हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ महाकाली का तीसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाली एपिसोड नंबर 3। चलते चलते तीनों उस बाजार से तो क्या, बस्ती से भी बाहर दूर आ गए थे। पत्थरों से भरा रास्ता था ये, जिसे तय करते हुए उन्हें काफी वक्त बीत चुका था, परंतु रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बूंदी अब खामोश सा उनके साथ चल रहा था। सोहनलाल, नानिया बोली, अब थकान होने लगी है। मैं भूख भी महसूस कर रहा हूँ, सोहनलाल ने आसपास देखते हुए कहा। हमें आराम कर लेना चाहिए, यहाँ खाने को तो कुछ मिलेगा नहीं। हमें उस बस्ती से ही खाने का सामान लेकर चलना चाहिए था। बूंदी के होते हुए आप लोग चिंता क्यों करते हैं? बूंदी कह उठा, मैं खाना अभी हाजिर कर देता हूँ। तुम खाना दोगे? नानिया ने उसे देखा। पलों में हाजिर कर दूंगा, आप लोग एक बार हुक्म तो करें, मैं तो सेवक हूं। तभी जगमोहन कह उठा, नदी बहने की, पानी की आवाज आ रही है। नहीं, सोहनलाल ने नानिया को देखा। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो। आगे बढ़ो, जगमोहन ने कहा, पास में पानी है। वे आगे बढ़ते रहे। जगमोहन का कहना सच था। कुछ ही देर में नदी पर पहुंच गए, परंतु नदी का रूप देखकर वो सिहर उठे। पानी की जगह लावा बह रहा था, सुनहरी लाल रंग का। नदी में से अंगारे उछल उछल कर किनारे पर या नदी के बीच ही गिर रहे थे। बहती नदी में बड़े बड़े अंगारे लावे के साथ बह रहे थे। ये तो लावे की नदी लगती है, कहीं पर ज्वालामुखी फटा है, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने बूंदी को देखा और बोला, ये कैसी नदी है? ये ठंडी भी बहुत है और गर्म भी बहुत है। पूर्व दिशा में जाना है तो इसे पार करना पड़ेगा। बेवकूफ, सोहनलाल बोला, आग उगलती नदी को पार किया जा सकता है क्या? किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तुम हमारे लिए खाने का इंतजाम करो, अभी करता हूं, बूंदी ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया की परेशानी भरी निगाह नदी पर थी। नदी में लावा उफान पर था। दिल दहल सा रहा था नदी को देखते हुए। वे तीनों नदी के किनारे से 15-20 फुट की दूरी पर खड़े थे। बूंदी कहता है कि पूर्व दिशा की तरफ बढ़ना है तो नदी पार करनी होगी, जो कि संभव ही नहीं है, सोहनलाल बोला। क्या पता ये झूठ कह रहा हो, नानिया ने कहा। ये झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि इसने एक ही बात कही है इस बारे में, दो बातें नहीं कही। खाना हाजिर है। बूंदी की आवाज सुनकर तीनों पलटे। अपने पीछे टेबलों पर खाना लगा देखा। पानी का घड़ा भी वहां था। ये तुमने कैसे कर लिया? सोहनलाल ने बूंदी को देखा। मैं कुछ भी नहीं, ये तो महाकाली की छोटी सी माया है, बूंदी ने कहा। नानिया आगे बढ़कर खाने को चेक करने लगी। एकदम असली और ताजा है, बूंदी कह उठा। मेहमानों को हम पूरी इज्जत देते हैं, वो तो नजर आ ही रहा है, नानिया कड़वे स्वर में बोली। नानिया पलटकर जगमोहन और सोहनलाल से बोली, खाना ठीक है, खा लो। वे पास आ गए। घड़े के पानी से हाथ मुंह धोया। टेबल पर खाना था, परंतु कुर्सियां नहीं थी। कुर्सियां होती तो आराम से खाना खाते, सोहनलाल ने कहा। मेहमानों का हम इतना भी ध्यान नहीं रखते कि वे आलसी हो जाएं, बूंदी कह उठा। बहुत चिंता रहती है मेहमानों की तुम्हें? क्यों ना होगी, सेवक का पहला काम ही मेहमान नवाजी है, बूंदी ने मुस्कुराकर कहा। टेबल के पास खड़े होकर ही तीनों ने खाना शुरू किया। खाना सच में बढ़िया था, मजे से पेट भर के खाया। मुझे समझ नहीं आता कि हम लावे की नदी को कैसे पार करेंगे, सोहनलाल बोला। नहीं कर सकते, नानिया ने कहा। नदी को देखकर तो मेरा दिल कांप रहा है। पानी पीने के बाद जगमोहन फुर्सत में आया और बूंदी से बोला, बाकी का खाना तुम खा लो। मेहरबानी, जो आपको मेरा ख्याल रहा, बूंदी ने शराफत से कहा। अगले ही पल वो टेबल बचे खाने सहित गायब हो गया। हम नदी कैसे पार करेंगे, जगमोहन ने पूछा। तैरकर भी पार कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने पर या तो आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, बूंदी ने कहा। जगमोहन मुस्कुराया, नजरें बूंदी पर थीं। फिर बोला, एक बात मैंने अभी अभी महसूस की है। क्या? लावे की नदी है ये। नदी में अंगारे नाच रहे हैं, परंतु गर्मी हमें महसूस नहीं हो रही। यही तो महाकाली की माया है। इसका राज क्या है? मैं नहीं बता सकता। ठंडे लावे की नदी होती
तो लावा जम चुका होता। जमा लावा नदी के रूप में नहीं बह सकता, परंतु ये बह रहा है, यानी कि लावा गर्म है। गर्म है तो नदी के किनारे पर हम 2 पल भी खड़े नहीं रह सकते थे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। ओह, सोहनलाल के होठों से निकला, इस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। तुमने ठीक बात कही। जगमोहन की निगाह बूंदी पर थी। बूंदी शांत खड़ा उन्हें देख रहा था। तुम इस बारे में कुछ कहो बूंदी। नदी का रहस्य तो तुम लोगों को ही समझना होगा जग्गू, बूंदी ने कहा। जगमोहन की निगाह लावे की नदी पर जा टिकी। फिर वो नदी की तरफ बढ़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? सोहनलाल ने उसकी बाह पकड़ी। फिक्र मत करो, नदी में कूदने का मेरा इरादा नहीं है। जगमोहन मुस्कुराया। सोहनलाल जगमोहन के साथ ही रहा। दोनों किनारे पर जाकर ठिठके। जगमोहन आंखें सिकोड़े बहते लावे को देखे जा रहा था। सोहनलाल बेचैन दिखा। 4-5 फुट लंबी पेड़ पौधे की टहनी लाओ सोहनलाल। सोहनलाल वहां से हटकर पेड़ और झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। एक तरफ खड़ी नानिया ने बूंदी से कहा, अगर तुम नदी का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ दे सकती हूँ। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि तुम्हारा हाथ पकड़ सकूं, बूंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। मेरा हाथ पकड़ोगे तो सुख मिलेगा। जानता हूं। कैसे जानते हो? हर औरत का हाथ पकड़ने में सुख मिलता है। मैं बहुत सुख ले चुका हूं, अब और नहीं लेना चाहता। तुम तो मेरा हाथ पकड़ने को बहुत बेसब्र थे। वो तो मैं अब भी हूं, परंतु मैं अपनी छाया से अपनी इच्छा पूरी नहीं करा सकता। तुम शरीर के साथ सामने आकर मेरा हाथ पकड़ लो, परंतु नदी का रहस्य बताना होगा। बूंदी मुस्कुराया, फिर कह उठा, जग्गू नदी का रहस्य खोजने में जुटा है, शायद वो रहस्य पाले। तुम किसी काम के नहीं हो, नानिया ने कहा और मुंह बनाकर जगमोहन की तरफ बढ़ गई। तब तक सोहनलाल 5 फुट लंबी डंडी लिए जगमोहन के पास आ गया था। लो, जगमोहन ने डंडी थामी और एक सिरे से पकड़कर दूसरा सिरा बहते लावे में डाला। नानिया ने सोहनलाल का हाथ पकड़ लिया। लगता है हम फंस गए। चुप रहो। सोहनलाल ने कुछ दूर खड़े बूंदी को देखा। सब ठीक हो जाएगा। जगमोहन ने डंडी बाहर निकाली तो वो गीली जैसी दिखी। ये क्या? सोहनलाल के होठों से निकला। लावे ने इस डंडी को पूरी तरह जला देना था, लेकिन ये तो गीली है। जगमोहन ने गीला सिरा पुनः ध्यान से देखा और उसके बाद फिर उसे बहते लावे में डाल दिया। क्या कर रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। देखते रहो। कुछ पलों बाद जगमोहन ने डंडी को पुनः बाहर निकाला। वो पहले की ही तरह गीली थी। जगमोहन ने गीले सिरे पर उंगली रखी। सब ठीक रहा। गर्मी का एहसास नहीं हुआ। डंडी का गीला सिरा ठंडा महसूस हुआ। जगमोहन ने डंडी का सिरा मुट्ठी में जकड़ लिया। सोहनलाल के होंठ भिज गए। हाथ जल जाएगा, नानिया चीखी, परंतु सब ठीक रहा। जगमोहन के हाथ को ठंडक का एहसास हुआ। सब ठीक है। ये ठंडी नदी है। ये क्या कह रहे हो? सोहनलाल के होठों से निकला। बहता लावा और उस पर लुढ़कते अंगारे मात्र आंखों का धोखा है। मायावी खेल है महाकाली का। फिर अगले ही पल नीचे झुकते हुए जगमोहन ने अपना हाथ लावे की बहती नदी में डाल दिया। रुको! सोहनलाल चीखा। नानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर जैसे आंखों को धोखा हुआ हो, लावे की नदी एकाएक शीतल जल में बदलती चली गई। इस तरह जैसे किसी ने जादू के जोर से सब कुछ बदल दिया हो। लावे की नदी में बहते अंगारे भी गायब हो गए। अब तो स्पष्ट साफ पानी की बहती नदी नजर आने लगी थी। पानी में छोटे बड़े पत्थर बहाव के साथ धीमे धीमे से लुढ़क रहे थे, जैसे पहले लावे की नदी में अंगारे लुढ़क रहे थे। दृश्य बदल चुका था। जगमोहन ने नदी से हाथ बाहर निकाला तो हाथ में लगी पानी की बूंदें नीचे गिरी। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। नानिया की हालत अभी तक सुधरी नहीं थी। जगमोहन पलटा और सोहनलाल को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारा दोस्त पागल तो नहीं है? नानिया के होठों से निकला। क्यों? सोहनलाल ने नानिया को देखा। लावे की नदी में हाथ डाल दिया? उसे विश्वास रहा होगा कि सब ठीक है, तभी उसने ऐसा किया, सोहनलाल ने कहा। अगर उसका विश्वास गलत होता तो लावा में जलकर उसका हाथ ही गायब हो जाना था। तभी जगमोहन बोला, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मायावी नदी थी। मेरे हाथ का स्पर्श पाते ही सामान्य ढंग में बदल गई है। अगर ये सच में लावे की नदी होती तो? नानिया बोली। मुझे विश्वास था कि ये लावे की नदी नहीं है,
क्योंकि लावे में इतनी गर्मी होती है कि इंसान उसके पास तो क्या दूर भी खड़ा नहीं हो सकता। लावा कभी भी ठंडा नहीं होता। तुम अगर किसी से प्यार करते तो तब ऐसी हरकत हरगिज न करते, क्यों सोहनलाल? हाँ हाँ, तू तो इसकी गोद में बैठ जा सोहनलाल, जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा। ये तो बैठेगा, तुम क्यों जलते हो? नानिया तुनक कर बोली। जगमोहन ने बूंदी की तरफ देखा। बूंदी मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। वो पास आ गया। तुमने तो जंग जीत ली जग्गू, बूंदी बोला। जगमोहन कुछ नहीं बोला। ये मायावी लावे की नदी ने तब ही सामान्य होना था जब इसके पानी को कोई छू लेता, जबकि बहते लावे को देखकर कोई इसके भीतर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकता था। परंतु तुमने कर दिया जग्गू, सच में हिम्मत वाले हो। जगमोहन की निगाह बहते पानी पर जा टिकी। तेज बहाव है परंतु तैरा जा सकता है, बूंदी बोला। सोहनलाल और नानिया जगमोहन के करीब आ गए। तुम तैरना जानती हो? जगमोहन ने नानिया से पूछा। हाँ हाँ, मैं गांव के तालाब पर तैरा करती थी, नानिया ने फौरन कहा। ये गांव का तालाब नहीं है, सोहनलाल बोला, बहती नदी है। मैं तैरकर पार कर लूंगी इसे, नानिया ने विश्वास भरे स्वर में कहा। सोहनलाल ने बूंदी को देखा और कह उठा, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मैं आप तीनों की सेवा के लिए मौजूद हूँ, बूंदी ने मुस्कुराकर कहा। तुम हमारी कोई सेवा नहीं कर सकते, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। इतनी जल्दी भूल गए? मैंने कुछ पहले ही तुम लोगों को भरपेट खाना खिलाया है, बूंदी बोला। चलो हम नदी पार कर लें, जगमोहन ने कहा। इतना आसान भी नहीं है नदी पार करना, बूंदी कह उठा। क्यों? जगमोहन बोला। ये नदी 50 फुट चौड़ी है, आसानी से तैर कर नदी में मगरमच्छ हो भी सकते हैं और नहीं भी, बूंदी ने कहा। तीनों की निगाह नदी के बहते पानी पर जा टिकी। स्वच्छ पानी तेजी से बह रहा था। पानी इतना साफ था कि नीचे तक स्पष्ट देखा जा सकता था, परंतु पानी में मगरमच्छ तो क्या, मछली तक न दिखी। तुम, जगमोहन ने तीखी निगाहों से बूंदी को देखा, हमें भटका रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, नदी में मगरमच्छ हो भी सकते हैं और नहीं भी। मगरमच्छ तुम तीनों की उम्र लंबी भी कर सकते हैं और छोटी भी। तुम लोग मर भी सकते हो और जिंदा भी रह सकते हो। इसकी बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, सोहनलाल ने कहा। यह हर बात दोनों तरफ की कर रहा है। पानी साफ है, मगरमच्छ नहीं है नदी में। मैंने तो पहले ही कहा है कि मगरमच्छ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बूंदी पुनः बोला। चलो हम नदी पार करें, जगमोहन बोला। सोहनलाल ने नानिया से पूछा, तुम सच में ठीक से तैर लोगी? हाँ सोहनलाल, मुझ पर भरोसा रखो। तीनों नदी में कूदने को तैयार हो गए। पीछे खड़ा बूंदी कह उठा, अब हम दोबारा मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर बूंदी को देखा और कह उठा, तुम्हारी गर्दन पकड़ने का मुझे कभी मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा जग्गू, बूंदी ने मुस्कुराकर कहा। इसके मुंह मत लगो, नानिया ने उखड़े स्वर में कहा। फिर जगमोहन, सोहनलाल और नानिया नदी में कूदते चले गए। पानी का बहाव तेज था। तैरकर आगे बढ़ने में उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। सोहनलाल ने पानी से मुंह निकालकर नानिया को देखा और बोला, तुम ठीक हो नानिया? हाँ हाँ, नानिया का मुंह पानी से बाहर था। मेरी फिक्र मत करो। जगमोहन उनसे 5 फुट आगे जा चुका था। अभी उन्होंने आधी नदी पार की थी कि सोहनलाल और नानिया चिहुक पड़े। एक तरफ से जगमोहन के पास उन्होंने मगरमच्छ को आते देखा। मोटा, सेहतमंद, 10 फुट लंबा मगरमच्छ। उसके जबड़े कैंची की तरह खुले हुए थे। लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। मोटी खुरदरी चमड़ी जैसे मन में डर पैदा कर रही थी। जगमोहन, सोहनलाल गला फाड़कर चीखा, मगरमच्छ। परंतु शायद जगमोहन नदी के बहने के शोर में आवाज सुन नहीं पाया। सुन भी लेता तो तब भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता था। उसके देखते ही देखते मगरमच्छ ने अपने खुले जबड़ों में जगमोहन के शरीर को फंसाया और पानी के बीच गुम होता चला गया। ये सब 2 पलों में ही हो गया। सोहनलाल और नानिया हक्के बक्के से तैरना भूलकर पानी में ही ठहर चुके थे जैसे। सोहनलाल, तुम्हारा दोस्त मर गया, नानिया चीखी। अभी नहीं मरा, सोहनलाल बदहवासा था। मगरमच्छ उसे खा जाएगा। यहाँ मत रुको, जल्दी से किनारे की तरफ बढ़ो, कहकर सोहनलाल ने होठ भींचे तैरना शुरू कर दिया। नानिया भी जल्दी से तैरने लगी। अभी वे दोनों थोड़ा ही आगे गए होंगे
कि एकाएक नानिया सिहर उठी। उसकी टांगों से कोई चीज छुई। सोहनलाल, नानिया चीखी, कोई है? तैरता सोहनलाल उसी पल ठिठका और पलटकर पीछे देखा। अगले ही पल सोहनलाल की आंखें भय से फटकर फैलती चली गईं। उसने नानिया के पास बहुत बड़े मगरमच्छ को देखा जो कि अपने जबड़ों में नानिया को भींचने जा रहा था, और देखते ही देखते नानिया को अपने जबड़ों में भींचा और पानी में गुम होता चला गया। इससे पहले कि सोहनलाल को सोच पाता कि क्या किया जाए, तभी उसकी टांगों से किसी चीज के टकराने का एहसास हुआ। ठंडी सिहरन सोहनलाल के शरीर में दौड़ती चली गई। अगले ही पल उसे अपने बेहद करीब जबड़े खोले मगरमच्छ दिखा। उसके गले तक का नजारा सोहनलाल ने स्पष्ट देखा। मौत नाच उठी आंखों के सामने कि तभी मगरमच्छ का खुला जबड़ा पेट की तरफ से उसके शरीर के जबड़ों में फंसाया और पानी के भीतर गुम होता चला गया। चंद पलों में ही पानी की हलचल थम गई। सब कुछ सामान्य नजर आने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किनारे पर खड़े बूंदी के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। नजरें बहती नदी पर थी। देवराज चौहान, मोना चौधरी, नगीना, बांके, रुस्तम, पारसनाथ महाजन, मखानी, कमला रानी, तबेला और रातुला महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के पास पहुंच चुके थे। शाम ढल रही थी। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाना था। सबके चेहरों पर थकान के भाव थे। देवराज चौहान रातुला के पास पहुंचा। अब क्या करना है? अंधेरा होने वाला है, देवराज चौहान ने कहा। रुक कर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, रातुला ने कहा। ठीक है, रास्ता किधर से है पहाड़ी के भीतर जाने का? देवराज चौहान ने पूछा। ऊपर से, पहाड़ी के ठीक ऊपर जथुरा के चेहरे का बुत लेटा हुआ है, रातुला बोला। उस बुत के नथने गुफा जैसे हैं, उन्हीं में से भीतर जाना है। तुम्हें ये बात कैसे पता? 2 बार हम पहाड़ी पर चढ़ाई कर चुके हैं, वहां तक पहुंच चुके हैं, परंतु जितने भी लोग भीतर गए वो बाहर नहीं आए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए परेशानी नहीं आई कोई? आई, महाकाली रुकावटें डालती हैं, रातुला ने कहा। हमारे आधे लोग तो पहाड़ी चढ़ने के दौरान ही जान गंवा बैठे। फिर तो हमें भी खतरा है। हाँ, रातुला ने गंभीरता से सिर हिलाया, परंतु चिंता की खास बात नहीं है। तवेरा हमारे साथ है, वो मुकाबला कर लेगी पहाड़ी पर मौजूद महाकाली की ताकतों से। देवराज चौहान ने कुछ दूर मौजूद तवेरा पर निगाह मारकर कहा। तुम नीलकंठ को भूल रहे हो? ओह, सच में? उसे तो मैं भूल ही गया था। जरूरत पड़ने पर नीलकंठ मोना चौधरी में प्रवेश करके हमारी सहायता करेगा, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी को मुसीबत में देखते ही नीलकंठ आ जाएगा। फिर तो हमें जरा भी चिंता नहीं करनी चाहिए, रातुला ने कहा। हम अभी पहाड़ी पर चढ़ेंगे। देवराज चौहान तवेरा के पास पहुंचा। हम अभी पहाड़ी पर जाने का फैसला कर चुके हैं। मैं तैयार हूं। पहाड़ी पर महाकाली के बिछाए खतरे आ सकते हैं, मैं उन खतरों को दूर कर दूंगी देवा, तवेरा ने गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद सबने घोड़ों पर से अपना सामान उतारा और अपनी पीठ पर लाद लिया। आधे घंटे में ही पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारियां पूरी हो गईं। अब तक अंधेरा घेर आया था, कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। तवेरा ने अपने सामान में से अंडे के आकार की कांच की गोली निकाली और होठों ही होठों में मंत्र बुदबुदाकर ऊपर की तरफ उछाल दी। एकाएक वो गोली चमक उठी और 20 फुट ऊपर हवा में जा ठहरी। उसमें से प्रकाश की तीव्र किरणें निकलकर आसपास की जगह में फैल गई। अंधेरे से भरी जगह रोशन हो उठी। अब उन्हें सारा रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा था। पारसनाथ मोना चौधरी के पास पहुंचकर बोला। मोमो जिन्न लक्ष्मण दास सपन चड्डा तो अभी पहुंचे नहीं, वो पीछे आ रहे हैं। पास में मौजूद रातुला कह उठा। मोमो जिन्न की फिक्र मत करो, उसे जथुरा के सेवकों की तरफ से आदेश मिल जाएगा। उसके बाद वे सब पहाड़ी पर चढ़ने लगे। चलते चलते मखानी कमला रानी के पास आ पहुंचा। कैसी है तू कमला रानी? मखानी ने बेहद प्यार से पूछा। मुझे क्या होना है, कमला रानी ने लापरवाही से कहा। तेरे बिना दिल नहीं लगता। मेरा भी कहाँ लगता है। दिल चाहता है हर वक्त तेरे को गोद में लेकर बैठा रहूं। हर वक्त? कमला रानी के चेहरे पर तीखे भाव उभरे। हाँ, हर वक्त। कोई और काम नहीं है तेरे को? ये क्या कम काम है? सुन, बोल। यहाँ मौका भी है, वक्त भी है, कुछ हो जाए। मखानी ने दांत फाड़े। देख, मना मत करना, बहुत मन है। कमला रानी ने गहरी सांस ली।
क्या हुआ? तू क्या समझता है कि मेरा मन नहीं होता? फिर तू कहती क्यों नहीं कि? तेरे को बताया है ना कि औरत की चुप में ही हाँ है। तू समझता क्यों नहीं? विश्वास नहीं होता इस बात का। क्यों? जब मैं अपनी पत्नी से कहा करता था कि आ, तो वो चुप रहती थी। जब मैं पास पहुंचता तो वो भड़क उठती थी। वो बाहर से खाकर आती होगी, पेट भरा रहता होगा उसका। तेरे पेट का क्या हाल है? खाली ही रहता है। तो इस भीड़ से कुछ पीछे हो जा। मखानी धीमे से बोला, हम प्यार कर लेते हैं। अभी नहीं। कर दी ना। ये मना नहीं है, ये तो। कमला रानी, भौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। इन बातों की तरफ ध्यान मत दो। मखानी कह रहा है, तू उसकी बात की परवाह मत कर। ठीक है। तभी मखानी कह उठा, क्या हुआ? भौरी कहती है कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। इन बातों के लिए तो कोई भी वक्त हो सकता है। मखानी ने मुंह बनाया। तू भौरी की बात की परवाह मत कर। वो डांटती है। डांटने दे, तू धीमे हो जा। इन सबसे पीछे होकर हम जल्दी से प्यार कर। मखानी, सौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तू काम के वक्त में उल्टी बातें क्यों करता है? मेरी बातें तेरे को हमेशा ही उल्टी लगती है। कभी पूरी की तूने मेरी बात? इस वक्त तू काम करेगा या ये सब? दोनों बातें कर लूंगा। मखानी ने बच्चों जैसी जिद की। मत भूल, तू इस वक्त महाकाली की पहाड़ी चढ़ रहा है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर तू काम के वक्त इसी तरह की बातें करता रहा तो मैं तेरे को काल चक्र से अलग कर दूंगा। कमला रानी को भी अलग कर। उसे नहीं, वो काम के प्रति गंभीर है। फिर मैं अलग क्यों हूं? मैंने कमला रानी के साथ ही। तभी आगे की तरफ से चीख गूंजी। क्या हुआ? मखानी के होठों से निकला। आगे कुछ हुआ है मखानी। कमला रानी जल्दी से कह उठी, आ देखें। रातुला सबसे आगे था, उसके साथ तवेरा थी, बाकी सब पीछे थे। ऊपर हवा में तैरती उस छोटी सी गोली से निकलती तीव्र रोशनी से वहां की सारी जगह रोशन हो रही थी। आगे बढ़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी वे लोग पहाड़ी पर 100-150 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि एकाएक पहाड़ी की आगे की जमीन किसी खाई की तरह फटती चली गई। ये सब अचानक हुआ। रातुला भीतर गिरा। उसके होठों से चीख निकली। सबका ध्यान रातुला की तरफ हुआ। तब तक रातुला ने फुर्ती से खाई के किनारे का हिस्सा थाम लिया था। अब वो नीचे लटकने लगा था। सब ठिठक चुके थे। तवेरा सबसे आगे थी। उसने खाई के भीतर झांका। तवेरा के होंठ भिज गए। खाई में सांप बिच्छू भरे हुए थे जो कि भीतर लटकते रातुला तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे थे। उनमें ज्यादा फासला नहीं बचा था। मुझे बचाओ तवेरा, रातुला फंसी आवाज में कह उठा। तभी महाजन पास आ पहुंचा और झुकते हुए नीचे बैठते कह उठा, लाओ मुझे अपना हाथ दो। रहने दो नील सिंह, तवेरा कह उठी, इसे मैं निकालती हूँ। लेकिन तब तक तवेरा ने अपनी कमर में लटके लवादे से छोटी सी डंडी निकाली और उसे खाई की तरफ करके कुछ होठों ही होठों में बुदबुदाई। जाने क्या मंत्र था वो, जो कि समझ में नहीं आया, परंतु उसके खामोश होते ही एकाएक सिरों पर चमगादड़ जैसा पक्षी नजर आने लगा। इसके साथ ही उस पक्षी ने खाई में झपट्टा मारा और दूसरे ही पल उसके पंजों में रातुला की टांगें दबी थी। वो हवा में रातुला को खाई से बाहर लाया और पास ही जमीन पर रखकर खुद आकाश के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। रातुला जमीन पर पड़ा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हवा में ऊपर मंडराती गोली से निकलता प्रकाश पास में हर तरफ चमक रहा था। चंद पलों के लिए वहां खामोशी उभर आई थी। देवराज चौहान रातुला की तरफ लपका। बांकेलाल राठौर तवेरा के पास पहुंचा। तवेरा ने अभी भी छड़ी थाम रखी थी। तवेरा ने बांके को देखा और गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर छाया तनाव कम करने लगी। बांकेलाल राठौर का हाथ अपनी मूंछ पर पहुंचा और बोला, तुम तो घणो जादूगरनी होवे तवेरो। तवेरा ने छड़ी को अपने कंधे पर लटके झोले में रख लिया। म्हारो को एक बात तो बतायो तुमो। बोल भंवर सिंह, तवेरा ने उसे देखा। यो जादूगरी किधरों से सीखो हो तुम? क्यों? तवेरा मुस्कुराई, तुम्हें भी सीखनी है क्या? हाँ, हम भी सीखो हो, तुम सिखाओ म्हारे को। ये आसान नहीं है सीखना। कोनो बातों नहीं, हम मुश्किल से सीखो लयो। इसके लिए वक्त चाहिए, बहुत ज्यादा वक्त। म्हारे पासो बहुत वक्त होवे। तुम राजी होवो म्हारे को सिखाने वास्ते? तुमने तो वापस अपनी दुनिया में जाना है।
ये दुनिया तुम्हारी नहीं है भंवर सिंह। हम रुक जायो, थारे से सब कुछ सीखो के ही वापस जायो। तुम नहीं सीख सकते। काहे को? ये बहुत मेहनत और लंबी तपस्या का काम है। हर कोई सीख सकता तो आज सब ही मेरी तरह निपुण होते। तब म्हारे को सिखायो, हम तपस्या करो हो। बांकेलाल राठौर ने जिद भरे स्वर में कहा। ठीक है, मैं सिखाऊंगी तुम्हें, अगर तुम सीख सके तो। ठीक हो। अब एको बात म्हारे को और बतायो। क्या? वो आसमानों से का आयो जो रातुलों को बाहर खींच के फेंक गयो? तबेरा ने मुस्कुराकर बांके को देखा। बांके की निगाह तबेरा पर थी। तुमने ये विद्या मुझसे सीखनी है ना? पक्को। तो उस वक्त का इंतजार करो, जब तुम सीखोगे तब सब कुछ जान जाओगे। ठीक हो, बढ़ियो। बांकेलाल राठौर गर्दन हिलाता कह उठा। पर एक बात तो म्हारे को जरूर बता दयो। तबेरा ने पुनः बांके को देखा। ये आसमानों में का चमको हो जो रोशनी करो हो? ये रोशनी वाली गोली है, मामूली करता भाई है। ये मामूलो होवे? हाँ, हम थारे से सबो कुछ सीखो हो। यो रोशनी वालो गोली भी मारो घरों में बिजली का बिलो बहुत मोटो आए हैं। हम अपनों घरों के भीतरों इसो गोली से रोशनी करो हो। बांकेलाल राठौर ने गर्दन हिलाकर कहा। रोशनी वाली गोली को अपने किसी स्वार्थ के लिए रोशन करना मना है। कौनो रोको म्हारे को? ये विद्या का नियम है, समझो। बेहद खास जरूरत के वक्त ही इस विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अपने स्वार्थ की वजह से बार बार इस विद्या का इस्तेमाल किया जाए तो ये विद्या भूलनी आरंभ हो जाती है। समझ गयो? कोनो बातें नहीं। हम वहाँ ये बिजली का बिलो मोटो दे दयो, पर ये विद्या जरूर सीखो। देवराज चौहान ने रातुला को संभाला। तुम ठीक हो रातुला? हाँ, रातुला स्वयं ही बैठता कह उठा। तुम बुरे बचे हो, मोना चौधरी ने कहा, और नजरें खाई की तरफ उठ गईं। उसमें सांप बिच्छू भरे हैं। महाजन ने कहा। महाकाली हमें रोकने की पूरी चेष्टा करेगी, मोना चौधरी ने होठ भींचे कहा। रातुला उठ खड़ा हुआ। उसने तबेरा को देखकर कहा, तुमने मुझे बचा लिया तबेरा। तबेरा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। नजरें हर तरफ घूमती रहीं। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नगीना बोली। आगे तो खाई है जो कि दोनों तरफ से दूर तक जा रही है। महाकाली मानने वाली नहीं, तबेरा बोली। वो अभी और कुछ भी करेगी। क्या? मैं नहीं जानती, लेकिन वो करेगी कुछ। वो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी, यही उसकी कोशिश होगी। तबेरा के होठों में खिंचाव आ गया। इस खाई को तो मैं अभी बंद करती हूँ। कहने के साथ ही तबेरा ने अपने झूले से ऐसी छड़ी निकाली जिसमें कांटे लगे हुए थे। उसने छड़ी को खाई की तरफ करके ऊंचे स्वर में कुछ मंत्र पढ़े और छड़ी को खाई के भीतर फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे खाई के भीतर कुछ हलचल हुई हो। अगले ही पल वो खाई बंद होने लगी। फट चुकी जमीन के कोने एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। यो तो कमाल हो गयो तबेरो, बांके खुशी से भरे स्वर में कह उठा। चंद मिनट लगे कि वो खाई बंद हो गई। जमीन के दोनों किनारे आपस में मिलकर जमीन एक सार हो गई। पहाड़ी सामान्य नजर आने लगी थी। तम म्हारे को यो विद्या जरूर सिखायो। मखानी ने पास आकर कमला रानी को कोहनी मारी। क्या है? कमला रानी मुंह बनाकर अपनी कोहनी को साफ करती कह उठी। उधर अंधेरे में आजा, तू नहीं सुधरेगा, कमला रानी ने कहा और 2 कदम आगे बढ़ गई। हो गए नखरे शुरू। हाथ भी नहीं रखा अभी और बिदकने लगी। मखानी गुस्से में झुंझलाया। तभी तबेरा की आवाज सबको सुनाई दी। चलो, महाकाली की इन बातों से हमें डरना नहीं है, सावधान रहो, वो और भी हरकतें करेगी। फिर वे सब आगे बढ़ने लगे। रोशनी की गोली ठीक उनके सिरों पर मंडराती उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते बांके और कमला रानी बराबर साथ हुए तो कमला रानी कह उठी, क्यों मुच्छड़, मजे हो रहे हैं? मुच्छड़ो? तब म्हारे को मुच्छड़ो कहो हो? तेरी मूछें हैं तो मुच्छड़ ही कहूंगी। कटवा दे इन्हें, तब नहीं कहूंगी। म्हारे को मूछों से बहुत प्यारो होवे, तभी मूछों पर लगाने के लिए मलाई ढूंढता फिर रहा है। कमला रानी ने आंखें नचाई। बांकेलाल राठौर ने दांत फाड़े उसे देखा, फिर कहा, तम म्हारो को थोड़ी मलाइयो दे दयो। थोड़ी क्यों मेरे मुच्छड़, मैं तो पूरी दे देती। मखानो थारे को रोके हो, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। फिरो का बात होवे, तुम मेरे को भाई से लगते हो।
बांकेलाल राठौर ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कड़वी दवा निगल ली हो। तब म्हारे को दूसरों बारो भाइयों बोलो हो। बांके ने जैसे शिकायत की, तेरे को बुरा लगा? बहुत बुरो लागे हो। म्हारे मन को हो कि हम सबों को बढ़ दयो। ठीक है, अब तेरे को भाई नहीं बोलूंगी। पक्को वादो? पक्का वादा। कमला रानी मुस्कुराई। मलाई मिलेगी मूछों पे लगाने वास्ते? बांकेलाल राठौर जल्दी से बोला, वो तो मैंने मखानी के लिए संभाल कर रखी है। म्हारी वैल्यू मखानी से ज्यादा होवे। मखानी नाराज हो जाएगा अगर तेरी मूछों पे मलाई लगा दी तो। मखानों को पतो ही न चल लो हो कि हम थारी मलाइयो खायो हो। बांके ने धीमे स्वर में कहा, वो बड़ा कमीना है, सूंघ कर बता देगा कि मैंने किसी को मलाई खिलाई है या नहीं। तुम तो कापो हो उसों से। हम मखानों को बट दयो, वो म्हारे को मलाई न खानो दयो। हम यही वो पल थे कि एकाएक उनके सिरों के ऊपर अंधेरे से भरे आसमान में पीले रंग का चमकता हुआ छल्ला नजर आने लगा। उसमें से हीरे की भांति रोशनी चमक रही थी। कुछ ऊपर था वो, जो कि धीरे धीरे नीचे आने लगा। इसके साथ ही उसका आकार बड़ा होता जा रहा था, चमक बढ़ती जा रही थी। सब ठिठक चुके थे। नजरें आसमान पर नजर आते उसी छल्ले पर थी। यो तो म्हारे को दूसरों ग्रहों से आयो लागे हो। बांके चीखा, परो यो होवो का? ये महाकाली की कोई नई चाल है, तबेरा ने ऊंचे स्वर में कहा। सबकी नजरें उस छल्ले पर थीं, जो कि अब काफी नीचे उनके करीब आ चुका था। छल्ले की पीली रोशनी ने वहां की जगह और रोशन कर दी थी। फिर वो कुछ और फैलकर नीचे आया और सबको अपने घेरे में ले लिया। जमीन से 5 फुट ऊपर रहा। इसी पल देवराज चौहान ने महसूस किया कि उसके कदम नहीं उठ रहे हैं। दूसरों ने भी ऐसा ही महसूस किया। ये कैसा छल्ला है? महाजन चीखा, मैं पांव नहीं उठा पा रहा। महाकाली ने अपनी ताकत से हमारे पैरों को बांध दिया है, तबेरा ने कहा। हम महाकाली को बढ़ दयो। तुम कुछ करो तबेरा, नगीना कह उठी। इसी पल मोना चौधरी के चेहरे के भाव बदले और उसके होठों से नीलकंठ की मर्दानी आवाज निकली, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। नीलकंठ? नगीना की निगाह मोना चौधरी की तरफ उठी। अन्यों ने भी मोना चौधरी को देखा। नीलकंठ मोना चौधरी में आ चुका था। मोना चौधरी ने हाथ ऊपर उठाया और हवा में घुमाया। होठों से सीटी जैसी आवाज निकली। इसके साथ ही वो नीला घेरा गायब हो गया। सबने खुद को सामान्य पाया। अब ठीक है, पारसनाथ बोला। मिन्नों पर जब भी कोई मुसीबत आएगी मैं आ जाऊंगा। मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ की आवाज निकली। तुम्हें सिर्फ मिन्नों की परवाह है? तबेरा बोली। हाँ, तुम्हें सबकी चिंता करनी चाहिए नीलकंठ। मुझे सिर्फ मिन्नों की परवाह है। मैंने कभी मन ही मन मिन्नों से प्यार किया। तभी महाकाली का स्वर वहां गूंजा। ये तूने ठीक नहीं किया नीलकंठ। आ गई महाकाली? नीलकंठ का व्यंग भरा स्वर मोना चौधरी के होठों से निकला। तू मेरे काम खराब कर रहा है। महाकाली की आवाज में गुस्सा था। मैं सिर्फ मिन्नों की रखवाली कर रहा हूं। मान जा नीलकंठ, मेरे कामों में अड़चन मत डाल। मैं सिर्फ मिन्नों के लिए हूं। तो तू नहीं मानेगा? महाकाली की आवाज में गुर्राहट आ गई। नहीं, तू मेरे से जीत नहीं सकेगा, हार जाएगा तू। ये तो आने वाला वक्त बताएगा महाकाली। नीलकंठ का स्वर शांत था। तू मिन्नों को तकलीफ दे, ये मुझे पसंद नहीं। मैं तेरे से झगड़ा नहीं करना चाहती। हम गुरु भाई हैं। मुझे बातों में ना फंसा। मैं अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं। तभी तबेरा कह उठी, तू बेईमान है महाकाली। तूने ही देवा मिन्नो के नाम से तिलिस्म बांधा मेरे पिता पर, और जब देवा मिन्नो तिलिस्म तोड़ने आ गए हैं तो तू इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 2 पलों की खामोशी के बाद महाकाली की आवाज आई, ये करना मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, चालाकी है। अगर तेरा मन साफ होता तो तू मेरे पिता को आजाद कर देती। महाकाली की आवाज नहीं आई। तू रुकावटें डालनी बंद कर दे, नीलकंठ कह उठा। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकती। पछताएगी तू। तुम सब तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करना चाहते हो? ठीक है, आ जाओ, मैं नहीं रोकती। परंतु तुम लोग वहां बिछाए मेरे जाल से बच नहीं सकते। मैं भी देखूंगी नीलकंठ कि तू कब तक मिन्नों को बचाता है। बहुत पछताएगी तू महाकाली। परंतु महाकाली की आवाज नहीं आई। चलो, नीलकंठ की आवाज निकली मोना चौधरी के होठों से। अब महाकाली रुकावट नहीं डालेगी। वे सब पुनः आगे बढ़ने लगे।
अगले कुछ पलों में मोना चौधरी सामान्य हो गई। तुम्हें मालूम है तुम में नीलकंठ आया था? महाजन ने कहा। हाँ, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली, मैंने सब सुना। वो तुझे नुकसान नहीं होने देगा, महाजन मुस्कुराया। मोना चौधरी खामोश रही। अगर वो सबकी चिंता करता तो ज्यादा अच्छा होता। नीलकंठ जिद्दी है, मोना चौधरी बोली। वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो सिर्फ मेरी चिंता करेगा। तुम उसे कहो कि वो सबकी चिंता करे। नहीं मानेगा, मेरी बात भी नहीं मानेगा, मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिलाया। 1 घंटे के पश्चात वे सब पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। उनके सिरों पर रोशनी जगमगा रही थी। रातुला उन सबको पहाड़ी के उस हिस्से पर ले आया जहां जथुरा के चेहरे का बुत लेटा हुआ आसमान की तरफ जैसे देख रहा था। वो चेहरा इतना बड़ा था कि एकाएक उसे समझ पाना आसान नहीं था। वहां 2 गुफाएं दिखाई दी जो कि बुत के नाक के छेद थे। ये गुफाएं भीतर जाने का रास्ता है, रातुला बोला। 2 रास्ते हैं ये, देवराज चौहान बोला। किस रास्ते से भीतर जाया जाए? मोना चौधरी ने तबेरा से कहा। तुम बताओ। ये बात तो मैं भी नहीं बता सकती, तबेरा कह उठी। नीलकंठ से पूछो। तभी मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ की आवाज निकली। इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। मेरे ख्याल में यहां से हमें आधे आधे बंटकर दोनों रास्तों में प्रवेश कर जाना चाहिए, रातुला ने कहा। हम जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, देवराज चौहान ने कहा। ये बातों होवे तो किसो रास्ते भी चल पड़ो, बाकीलाल राठौर कह उठा। ठीक कहेला बाप। आओ, मोना चौधरी ने कहा और एक गुफा में प्रवेश करती चली गई। उसके भीतर पांव रखने की देर थी कि भीतर की जगह रोशन हो उठी। सब मोना चौधरी के पीछे चल पड़े। तबेरा ने अपना हाथ ऊपर किया और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाई तो हवा में लहराती प्रकाश देती रोशनी की गोली बुझ गई और उसके हाथ में आ गई। तबेरा ने गोली को कंधे पर लटकते झोले में डाला और गुफा में प्रवेश कर गई। बाकीलाल राठौर तबेरा के साथ चलने लगा। थारे को यादो होवे कि म्हारे को जादू सिखानो है? याद है, तबेरा कह उठी, परंतु पहले पिताजी को आजाद कराना है। वो हम करा दयो। सब आगे बढ़ते जा रहे थे। मोना चौधरी और रातुला सबसे आगे थे। रास्ता सीधा और साफ था। भरपूर रोशनी थी हर तरफ। कुछ आगे जाकर रास्ता ढलान लेने लगा। सब सतर्क थे, कभी भी खतरा सामने आ सकता था। 10 मिनट इसी प्रकार चलते रहने के बाद वे एक कमरे में जा पहुंचे। कमरे की दीवारों में 6 रास्ते नजर आ रहे थे। किसी रास्ते के पार बरसात हो रही थी तो किसी के पार तेज धूप खिली हुई थी। किसी दरवाजे के पार आग जल रही थी तो किसी के पार गहरा अंधेरा था। 2 रास्ते ऐसे थे जिनके पार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कमरे में एक तरफ बांदा बैठा था, उदास था। सबकी निगाह उस पर जा टिकी। स्वागत है आप सबका, बांदा ने उत्साहहीन स्वर में कहा। यूं ही आए इधर? तुम कौन हो? बांदा हूं मैं, यहाँ आने वालों की सेवा करना मेरा काम है, बांदा ने कहा। तुम तो हमारे को बीमारों दिखो हो। मैं उदास हूँ, बांदा ने कहा। इस मायावी पहाड़ी के भीतर जाने के 2 रास्ते हैं। ये रास्ता आगे वाला है, दूसरा रास्ता पीछे वाला है। पीछे वाले रास्ते पर मेरा भाई बूंदी सेवा में रहता है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, परंतु महाकाली मिलने नहीं देती। क्या तुम लोग मुझे बूंदी से मिला सकते हो? जरूर मिलाएंगे, तबेरा ने तीखे स्वर में कहा। लेकिन तू बेईमान है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? बांदा ने तबेरे को देखा। तू महाकाली का सेवक है। उसने हमारे लिए तेरे को यहाँ बैठा रखा है कि तू हमसे चालाकी करे। मैंने तो कोई चालाकी नहीं की। तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो, महाकाली मिलने नहीं देती। ये चालाकी ही तो की तुमने झूठ बोलकर। मेरी बात को कोई सच नहीं मानता, बांदा ने मुंह बनाकर कहा। यहाँ जो लोग पहले आए थे वो कहाँ गए? तबेरा ने पूछा। इन्हीं रास्तों में प्रवेश कर गए। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे क्या पता। मेरे पिता कहाँ हैं? महाकाली ने जथुरा पर तिलिस्म में बांध रखा है, वो कैदी हैं। किधर हैं मेरे पिता? भीतर चले जाओ, मिल जाएंगे, बांदा बोला। देवराज चौहान उन 6 रास्तों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। इन अलग अलग रास्तों का क्या मतलब है? देवराज चौहान ने पूछा। हर रास्ते में रहस्य है। जिस रास्ते पर जाओगे वो अपना फल देगा। हम फलों न खावे, लस्सी पियो हो, मक्खनों का गोला डालो के। तुम बताओ कि किस रास्ते का क्या असर है? रातुला ने कहा। क्या फायदा? क्यों? पारसनाथ के होठों से निकला। तुम लोग मेरी बात का भरोसा तो करोगे नहीं।
तुम हमें बताओ, नगीना कह उठी। भरोसा करना या ना करना बात की बात है। मैं तो कहूंगा कि उस रास्ते में प्रवेश कर जाओ जहां आग लगी है। ऐसा करते ही तुम सब जथुरा के उस कमरे के बाहर जा पहुंचोगे जिसके भीतर वो बंद है। बांदा मुस्कुराकर कह उठा। तुम सच कह रहे हो? पारसनाथ बोला। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। वैसे उस रास्ते में भी जा सकते हो जहां बरसात हो रही है। जग्गू से मिलना है तो। जगमोहन? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो तो सोबरा की तरफ गया है। जरूर गया था, परंतु सोबरा ने महाकाली से कहकर जग्गू को इसी मायावी पहाड़ी में प्रवेश करा दिया। तुम्हारा मतलब जगमोहन इसी पहाड़ी में है? हाँ, उसके साथ गुलचन और नानिया भी है। बांदा बराबर मुस्कुरा रहा था। बरसात वाले रास्ते में जाएं तो जगमोहन हमें मिल जाएगा? नगीना ने पूछा। हाँ, और आग वाले रास्ते पर जाएं तो जथुरा के पास पहुंच जाएंगे। रातुला कह उठा। हाँ, बांदा ने बैठे बैठे सिर हिलाया। इसकी बात का भरोसा मत करो। तबेरा बोल पड़ी। ये हमें कभी भी सही बात नहीं बताएगा। तबेरा भी ठीक कहती है, बांदा बोला। तो तुम हमें गलत बता रहे हो? देवराज चौहान ने उसे घूरा। महाकाली का सेवक हूं। जो महाकाली कहेगी वो ही करूंगा, वो ही कहूंगा। तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम लोगों को भटकाने के लिए। इसका मतलब हमें तुम्हारी किसी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, महाजन ने कहा। ऐसी बात भी नहीं है। बातें मेरी सच हैं, परंतु कौन सी बात कहाँ फिट बैठती है ये नहीं बता रहा। जैसे कि इन 6 रास्तों में एक रास्ता ऐसा है जिसके भीतर प्रवेश करते ही जथुरा के करीब पहुंच जाओगे। एक रास्ता ऐसा भी है कि जग्गू के पास पहुंच जाओगे। एक रास्ता ऐसा भी है कि मौत की घाटी में पहुंच जाओगे। यानी कि हर रास्ते का अलग मतलब है। देखना तो यह है कि तुम लोग कौन सा रास्ता चुनते हो। तुम इस बारे में हमें ठीक नहीं बताओगे? मैं सही क्यों बताऊंगा? मेरा तो काम ही तुम लोगों को भटकाना है। तभी बांकेलाल राठौर आगे बढ़ा और बांदा के पास जा पहुंचा। कैसे हो भंवर सिंह? बांदा मुस्कुराया। तुम पहचानो हमारे को? अच्छी तरह। ये भी जानो हो कि हमने बहुतों को बड़ा है। बांदा मुस्कुराता रहा। हम थारे को भी बढ़ दयो बांधो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छोरे सुनो, तुमने ये मारे को उकसायो। करंट चालू करेला बाप। छोरा म्हारे को हरो झंडो दिखा दयो। तम म्हारे को जथुरो तको पहुंचने का रास्ता ठीको बता दयो। बांदा मुस्कुराता रहा। यो न मानो हो सीधो तरहो, बांकेलाल ने खतरनाक स्वर में कहा और उसकी गर्दन पकड़ ली। अगले ही पल बांके के मस्तिष्क को झटका लगा। बाकी सब भी चौंके। बांदा की आकृति गले और छाती से थोड़ी सी खंडित हुई। बांके का हाथ पीछे की दीवार से जा टकराया। उसने हड़बड़ाकर हाथ पीछे किया तो बांदा की मानवीय आकृति पुनः स्पष्ट हो उठी। सब हैरानी से बांदा को देख रहे थे। छोरे यो का हो गयो? हम तो लुट गयो। बाप ये धोखा है, इंसान नहीं होएला। बांधे? बांकेलाल राठौर उसे देखता बोला। थारे में का जादू होवे? मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं तो अपने कमरे में हूँ। महाकाली ने यहाँ मेरी आकृति भेजी है जो कि ठीक इंसान की तरह है। तब भी तुम हो म्हारे से अकड़ो हो। बाके ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाया। एको बात थारे कानों में भी डालो दूं कि हम भी जल्दो जादू सीखो हो, तब थारे को नजारो दिखाइयो। जवाब में बांदा मुस्कुराया। थारी महाकाली को तो फूकों से उड़ा दयो तबो। महाकाली से पार पाना आसान नहीं है, तबेरा गंभीर स्वर में कह उठी। ये तो शुरुआत भर है। उसने हमारे लिए कदम कदम पर मौत के जाल बिछा रखे होंगे। मोना चौधरी की निगाह उन 6 रास्तों पर जा रही थी। फैसला करो कि हमें किस रास्ते पर जाना है, पारसनाथ बोला। या हम अकेले अकेले 6 के 6 रास्तों में? मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, देवराज चौहान बोला। जैसी तुम्हारी मर्जी, महाजन ने कहा और मोना चौधरी के पास पहुंचा। अब क्या करना है बेबी? एक रास्ता चुनना है। कौन सा? ये ही समझ नहीं आ रहा। महाजन ने देवराज चौहान को देखा। तुमने कोई रास्ता पसंद किया? नहीं, मेरे लिए सब रास्ते ही एक जैसे हैं, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन मेरी नज़र में तो सब रास्ते अलग अलग मंजिलों तक पहुंचते हैं, बांदा कह उठा। दिमाग लगाओ, रास्तों को पहचानो। पहचानने के निशान समझ सको तो समझ लो। किधर होइला निशान? रुस्तम राव बोला। इन्हीं रास्तों में देखो, शायद कुछ समझ सको, बांदा बोला।
तुम क्यों चाहोगे कि हम जतूरा के पास जा पहुंचे? नगीना ने कहा। ठीक कहा बेला, बांदा ने सिर हिलाया। इस नाते मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऐसा कोई निशान होगा ही नहीं जिससे रास्ता समझा जा सके। विश्वास करो, ऐसा निशान है। बांदा ने कहा। यह बात मैं सच बोल रहा हूँ। और वो बांदा की बात पर यकीन करके रास्तों में देखते हुए इस बात का इशारा ढूंढने लगे कि कौन से रास्ते में जाना उनके लिए बेहतर होगा। मखानी ने मुस्कुराकर कमला रानी को देखा। कमला रानी ने फौरन मुंह फेर लिया। मखानी पास पहुंचा और धीरे से उसे कोहनी मारी। क्या है? धीरे बोल, सबको क्यों सुनाती है? तंग मत कर मुझे। जिस रास्ते से आए हैं थोड़ा सा उधर आ जा। क्यों? कमला रानी ने उसे घूरा। मेरे से क्या पूछती है? तेरे को नहीं पता? मखानी धीमे स्वर में बोला। मैं नहीं आऊंगी। फिर नखरे? नहीं आऊंगी। कमला रानी ने इनकार में सिर हिलाया। दिल मत तोड़, ये वक्त नहीं है इन बातों का। इन बातों के लिए हर वक्त वक्त होता है। नखरे मत झाड़, उधर चल। नहीं, कमला रानी ने कहा और वहीं नीचे बैठ गई। नहीं मानने वाली ये, मखानी बड़बड़ा उठा। भौरी? कमला रानी बड़बड़ाई। क्या है? भौरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तेरे को पता है कि कौन से रास्ते से भीतर जाना ठीक होगा? कमला रानी ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता। इस जगह में तो मैं पहली बार आई हूँ। अब देखूंगी कि महाकाली ने यहाँ क्या क्या इंतजाम कर रखा है। तभी मखानी पास ही बैठ गया। कमला रानी ने मखानी को देखा। मखानी दांत फाड़कर मुस्कुराया और आंख से उधर चलने का इशारा किया। तेरे को कोई और काम नहीं है? कमला रानी ने झल्लाकर कहा। इसी काम से फुर्सत नहीं मिलती तो दूसरा क्या काम करूंगा? मखानी ने मुस्कुराकर कहा। चूल्हे में जा। कमला रानी भुनभुनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। अड़ गई मेरी कमला रानी, मखानी गहरी सांस लेकर कह उठा। वो सब काफी देर उन रास्तों में देखते समझने की चेष्टा करते रहे, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। इस दौरान बांदा शांत बैठा रहा। मेरे ख्याल में बांदा ने झूठ कहा है कि इन रास्तों से हमें कोई इशारा मिल सकता है, मोना चौधरी कह उठी। मन ही मन बाकी सब भी यही सोच रहे थे। यही तो मुसीबत है कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता, बांदा कह उठा। तुम 10 नंबरों के हरामों हो गए। इतना भी नहीं हूं, बांदा ने मुंह लटकाकर कहा। मैं तो चाहता था कि तुम ठीक रास्ते पर जाओ और सही रास्ता बता नहीं रहे। मैं कहूंगा तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? मानोगे तो आग वाले रास्ते में चले जाओ। तुम हमारे को आगो वालों रास्तों में ही क्यों भेजो हो? मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो रास्ता ठीक लगे उसमें चले जाओ, बांदा ने नाराजगी से कहा। सब रास्तों के पास खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। हमें किसी एक रास्ते का चुनाव करना होगा, देवराज चौहान बोला। तो आग वाला रास्ता ही क्यों न चुने? मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। आग वाले रास्ते में ज्यादा मुसीबतें हो सकती हैं, नगीना बोली। बांदा बार बार हमें वहीं जाने को कह रहा है। देवराज चौहान ने बांदा को देखा तो बांदा ने मुंह फेर लिया। यो तो तुम्हारे को पागलों कर दयो। मेरे ख्याल में आग वाले रास्ते पर ही जाना चाहिए, पारसनाथ बोला। क्या पता हम दूसरे रास्ते में जाएं तो वहां ज्यादा खतरे मिले। कोई एक रास्ता तो चुनना ही है हमें। रातुला ने तवेरा से कहा। तुम कुछ कहोगी? ये जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। तभी देवराज चौहान कह उठा। हम आग वाले रास्ते पर ही जाएंगे। वाह, बांदा खुश हो गया। तुम लोगों ने मेरी बात मान ली। तुम इतने खुश क्या इसलिए हो रहे हो? महाजन ने उसे देखा। हाँ, बांदा ने सिर हिलाया। फिर सब एक एक करके आग वाले रास्ते में प्रवेश करने लगे। मखानी ने बांदा से कहा। तुम नहीं आओगे? मैं तुम लोगों के साथ ही हूं। तुम सबकी सेवा करना ही मेरा काम है, बांदा बोला। तुम्हारे साथ जो औरत है वो मुझे पसंद आई। तुम भी कमीने हो, मखानी ने उसे घूरा। वो तेरी क्या लगती है? तुझे क्या? मखानी ने कहा और भीतर प्रवेश कर गया। देखते देखते सब उस रास्ते में चले गए। देवराज चौहान, नगीना, बांके, रुस्तम, मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन, मखानी, कमला रानी, रातुला और तवेरा ने उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही खुद को खुली जमीन पर पाया। अगले ही पल सब हड़बड़ा से उठे। आसमान से अंगारे बरस रहे थे, छोटे छोटे अंगारे जो कि उनके आसपास ही गिर रहे थे, परंतु उन्हें छू नहीं रहे थे।
पहले तो उन्होंने खुद को अंगारों से बचाने की चेष्टा की, परंतु जब उन्हें लगा कि अंगारे उन्हें छू नहीं रहे तो वो कुछ शांत हुए। बांदो ने म्हारो को कहाँ पे फंसा दयो, ये कैसी जगह है, महाजन कह उठा। अंगारों की बरसातो होवे इधरों तो। मोना चौधरी तवेरा के पास पहुंचकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? मैं नहीं जानती, कुछ करो, अंगारों को हमारे सिर से हटाओ। नगीना देवराज चौहान के पास थी। इन अंगारों का मतलब समझ में नहीं आ रहा। नगीना बोली, ये ऊपर से गिर तो रहे हैं परंतु हमें छू नहीं रहे। अवश्य इस बात में कोई रहस्य है, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला। अंगारे जमीन पर गिरते और कुछ पल सुलगने के पश्चात बुझ जाते थे। इन अंगारों में गर्मी भी नहीं है, नगीना बोली, परंतु हम क्या करें? कुछ देर इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मोना चौधरी भी अंगारों से घिरी है, नीलकंठ उसकी सहायता के लिए जरूर आएगा। ओह! तवेरा ने अपने कंधे से लटके झोले से चक्री जैसी कोई चीज निकाली और मन ही मन कुछ मंत्रों को बोलने के पश्चात उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। चक्री तेजी से आसमान में घूमने लगी और गिरते अंगारों को तबाह करने लगी। चक्री की तेजी देखने लायक थी, परंतु इससे अंगारों को कोई फर्क न पड़ा, वो वैसे ही गिरे जा रहे थे। इससे तो कोई भी फायदा नहीं हुआ, मोना चौधरी बोली। तवेरा ने मंत्र पढ़कर चक्री को वापस बुलाया और उसे झोले में डालती कह उठी, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती। तवेरा बोली, क्यों? अंगारों को दूर करने का कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। मोना चौधरी ऊपर से गिरते अंगारों को देखती कह उठी, ये अंगारे हमारे सिरों पर ही हैं, हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, ये ठीक रहेगा। पास आते रातुला ने उसकी बात सुन ली थी। सबसे कहो यहाँ से दूर हो जाएं। रातुला ने ऊंचे स्वर में कहा। उसके बाद सब वहां से दूर होने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वह अंगारे उनके सिरों पर ही रहे। आखिरकार वे ठिठक गए। तभी बांकीलाल राठौर कह उठा, वो देखो क्या बढ़िया मकान होवे। सबकी निगाह उस तरफ गई। काफी दूर मकान बना नजर आया। हमें वहां जाना चाहिए, महाजन कह उठा। चल लो, बांकीलाल ने सिर हिलाया। इस तरह बिना सोचे समझे मकान की तरफ नहीं जाना चाहिए, तवेरा कह उठी। हर कदम पर यहाँ धोखे ही हैं। अंगारे अभी भी बिना रुके गिरे जा रहे थे। छोरे, तम खामोश क्यों होवे? आपन सोचेला बाप, रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। अंगारे हमें छू नहीं रहेला, पर अपन लोगों के सिर पर नाचेला, पास में गिरेला, तो इसमें जरूर कोई रहस्य होएला बाप। एकाएक मोना चौधरी के चेहरे के भाव बदले, आंखें सुर्ख सी हो उठी। अगले ही पल मोना चौधरी ने हाथ आगे बढ़ाया और गिरते अंगारे को हथेली में थाम लिया। ये क्या कर रही हो मोना चौधरी? पारसनाथ कह उठा, परंतु तब तक मोना चौधरी अंगारा मुट्ठी में भींच चुकी थी। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा। मोना चौधरी के चेहरे के बदले भाव देखकर पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। नीलकंठ, पारसनाथ के होठों से निकला, तुम सब ऐसा ही करो। अंगारे पकड़े? पारसनाथ के होठों से निकला। हाँ, हाथ जल जाएगा। मोना चौधरी ने मुट्ठी खोली तो उसकी हथेली पर राख पड़ी दिखी। उसने हाथ झाड़ा तो हथेली साफ हो गई। वहां पर अब कोई निशान तक नहीं था। कुछ नहीं होगा, तुम सब अंगारे पकड़ो। मोना चौधरी के होठों से नीलकंठ का स्वर निकला। इससे क्या होगा? नगीना ने पूछा। अंगारों से बच जाओगे, ये दूर चले जाएंगे। जब तक ये तुम सबके सिरों पर रहेंगे तब तक तुम सब परेशान रहोगे। और फिर सबने अंगारे पकड़ने शुरू कर दिए। सबने अंगारे पकड़ लिए तो एकाएक आसमान में नाचते अंगारे गायब हो गए। ये देखकर सबको राहत सी मिली। अब तुम सब उस मकान में जाओ। नीलकंठ की आवाज फिर सुनाई दी। नीलकंठ, देवराज चौहान बोला, तुम जानते हो कि हमें जथुरा कहाँ पर मिलेगा? नहीं जानता। तो तुम हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते जथुरा तक पहुंचने में? नहीं, क्योंकि महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के रहस्यों से मैं वाकिफ नहीं हूं। उस मकान में क्या है? वहीं से आगे जाने का रास्ता मिलेगा, वरना यहां पर भटकते रह जाओगे। वे सब उस मकान की तरफ बढ़ गए। अंगारे जब तक उनके सिरों पर नाच रहे थे तब तक वो ठीक से सोच ना पा रहे थे। उन्हें हर तरफ समतल जमीन ही नजर आ रही थी, जिसका कहीं पर भी अंत नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर चलते रहने के बाद वे उस मकान के पास आ पहुंचे। धूप में वो मकान सुलगता सा नजर आ रहा था। मकान का दरवाजा खुला था। वे सब भीतर प्रवेश करते चले गए।
पहला कमरा बैठक जैसा था और वहां पर बांदा आराम से बैठा था। बांदा को वहां देखकर वे चौंके। तुम? रातूला के होठों से निकला। यो बहुत बड़ो हरामी होवे, अंगारों से मुक्ति पाकर यहाँ तक आ गए। बांदा बोला। नीलकंठ ने सहायता कर दी। तूने क्यों नहीं बताया कि अंगारों से हम पीछा कैसे छुड़ाएंगे? नगीना बोली। मैं तो यहाँ पर आप लोगों का इंतजार कर रहा था। बांदा बोला। अगर आप लोग अंगारों से मुक्ति न पाते तो इस मकान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मैं उस काम में आपकी सहायता नहीं कर सकता था। तुम चाहते क्या हो? देवराज चौहान ने पूछा। आप लोगों की सेवा के लिए मुझे लगाया गया है। बांदा मुस्कुरा पड़ा। तुम दिल से सेवा कर रहे होते तो हमें अवश्य बता देते कि जथुरा कहाँ मिलेगा। मेहनत करो, खतरों से बचो और जथुरा तक पहुंच जाओ। बांदा ने कहा। यो कमीनो होवे, कुछो न बतायो यो। यहाँ पर हमारे लिए क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। आगे बढ़ने का रास्ता, उस दरवाजे से भीतर जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा। सबकी निगाह दूसरी तरफ दरवाजे पर गई। वहां क्या है? महाजन ने पूछा। खुद ही देख लो। जाओ भीतर प्रवेश करो। सब दरवाजे के पास पहुंचे। महाजन ने दरवाजे के पार देखा परंतु उसे कुछ नजर नहीं आया। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। महाजन बोला। भीतर प्रवेश कर जाओ। बांदा की आवाज आई। सब कुछ दिख जाएगा। महाजन भीतर प्रवेश कर गया। ऐसा करते ही महाजन सबकी निगाहों से ओझल हो गया। महाजन कहाँ गया? पारसनाथ ने एकाएक बेचैनी से कहा और खुद भी दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। एकाएक पारसनाथ भी सबकी निगाहों से ओझल हो गया। जो भी दरवाजे में प्रवेश करता है वो दिखना बंद हो जाता है। मोना चौधरी ने बांदा को देखा। तुम सबको इसी दरवाजे से भीतर जाना होगा, तभी आगे जाने का रास्ता मिलेगा। बांदा ने शांत स्वर में कहा। तवेरा कह उठी। नीलकंठ कह तो रहा था कि इस मकान के भीतर जाने से ही हमें आगे जाने का रास्ता मिलेगा। फिर सोचना क्या, नीलकंठ गलत नहीं कहेगा। तवेरा आगे बढ़ी और उस दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। तवेरा भी एक निगाहों से ओझल हो गई। अब रुकने या सोचने का कोई फायदा नहीं था। सब एक एक करके उस दरवाजे से भीतर प्रवेश करते चले गए। सबने पलक झपकते ही खुद को पेड़ की छांव में खुली जगह पर पाया। शाम हो रही थी। मध्यम सी हवा चल रही थी। आसमान साफ था, नीला था। सूर्य की लाली आसमान में थी। ठीक सामने खुले में एक आदमी कुएं की छोटी सी दीवार पर बैठा उन्हें देख रहा था। इन सब ने भी उसे देखा। ये हम कहाँ आ गए? नगीना बोली। बहना, यूं ही बातों तो तुम्हारी समझ में ना आयो हो। वो सामने कुएं पर कौन बैठा है? मोना चौधरी ने कहा। हमें ही देख रहा है। रातला बोला। आओ उससे बात करते हैं, वो यूं ही तो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। कहकर मोना चौधरी आगे बढ़ गई। नगीना ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। सब मोना चौधरी के पीछे चल पड़े। जब से हमने पहाड़ी के भीतर प्रवेश किया है हमें एक पल का भी चैन नहीं मिला। नगीना ने कहा। चिंता मत करेला दीदी, रुस्तम राव ने कहा। लंबी तान के सोने को भी मिलेला। जैसे तेरे को सब कुछ पता है। नगीना मुस्कुराई। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ जा रही थी परंतु उसे कोई भी अन्य व्यक्ति न दिखाई दे रहा था। उन्हें पास आते देखकर वो व्यक्ति कुएं की दीवार से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। सबसे पहले मोना चौधरी उसके पास पहुंची। तुम कौन हो? मोना चौधरी ने पूछा। बाकी सब भी पास आ पहुंचे। मैं बांदा और बूंदी का बाप प्रणाम सिंह हूँ। बांदो? बांके कह उठा। वो तो नंबरों हरामों होवे। सच कहा। प्रणाम सिंह ने दुख भरे स्वर में कहा। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वो कभी भी मेरी बात नहीं समझा। तन्ने ही उसको पैदा करो हो। पैदा तो उसकी माँ ने किया है। प्रणाम सिंह बोला। मैंने तो प्यार किया था उसकी माँ से तो वो पैदा हो गया। ब्याह करो के प्यारो करो या यूं ही गोल गोल बेल दयो उसो को। प्रणाम सिंह गहरी सांस लेकर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। मैं तो तुम लोगों की ही राह देख रहा था। क्यों? मैं जानता हूँ तुम लोग जथुरा को आजाद कराने आए हो। तुम मिन्नो हो और वो देवा है। तुम दोनों तिलिस्म तोड़ने आए हो। तुम जानते हो कि जथुरा कहाँ पर कैद है? हाँ, परंतु आसानी से नहीं बताऊंगा। कैसे बताओगे? मेरे से कुश्ती लड़कर मुझे हराना होगा। कुश्ती? मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। हाँ,
मुझे हरा दिया तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि जथुरा कहाँ मिलेगा। यो बापो तुम्हारे को बूंदों से ज्यादा हरामो लगो हो। बांदा का बाप होइला तो हरामी क्यों ना होइला। ठीको बोल लो हो तुम। ये सब क्या हो रहा है? नगीना ने देवराज चौहान से पूछा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मोना चौधरी का आगे रहना ही ठीक है, उसे बात करने दो। क्यों? कोई मुसीबत आएगी तो नीलकंठ आकर सब संभाल लेगा। वो मोना चौधरी पर परेशानी नहीं आने देगा। मोना चौधरी प्रणाम सिंह से बोली, तुम बड़ी उम्र के हो, तुम्हें इस उम्र में किसी से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। प्रणाम सिंह मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें शक है कि मैं पहली बार में ही हार जाऊंगा? हाँ, वहम है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। कहने के साथ ही उसने बेहद फुर्ती से मोना चौधरी को बाह और टांग से पकड़ा और अपने सिर से ऊपर हवा में उठा लिया। छोड़ो मुझे, मोना चौधरी तेज स्वर में बोली। अब तो मानती हो ना कि मुझ में कुश्ती लड़ने के लिए ताकत है? ठीक है, माना। अब मुझे नीचे उतारो। अगले ही पल सब स्तब्ध रह गए, जैसे काटो तो खून नहीं, वो हाल हो गया सबका। क्योंकि प्रणाम सिंह ने बेहद स्वाभाविक ढंग से मोना चौधरी को नीचे उतारने की अपेक्षा कुएं में फेंक दिया। 2 पल तो किसी को कुछ समझ ही ना आया कि प्रणाम सिंह ने क्या कर डाला है। अगले ही क्षण महाजन गला फाड़कर चीखा और प्रणाम सिंह पर झपटा। कमीने कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं। प्रणाम सिंह ने महाजन को बाह से थामा और उठाकर पलक झपकते ही उसे भी कुएं में फेंक दिया। ये भी कुएं में गईला बाप। मन ने तो पहले ही कहो हो कि बांदा का बाप बहुत बड़ो हरामी होवे, नतीजो सामने होवे। उस पल पारसनाथ सतर्कता से प्रणाम सिंह की तरफ बढ़ा। चेहरे पर कठोरता थी। पारसनाथ जैसे लंबे चौड़े इंसान को कुएं में फेंकना आसान काम नहीं था। पारसनाथ के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुएं की मुंडेर से भीतर झांका। कुआं बहुत गहरा था। भीतर अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। आ परसू, प्रणाम सिंह मुस्कुराकर बोला, तेरे से कुश्ती लड़ने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। इसी पल पारसनाथ ने प्रणाम सिंह पर झपट्टा मारा। अगले ही पल प्रणाम सिंह की फुर्ती देखकर सब ठगे से रह गए। इससे पहले कि पारसनाथ उसे छू पाता, प्रणाम सिंह तेजी से नीचे बैठा और पारसनाथ को पिंडलियों से पकड़कर कुएं की तरफ उछाल दिया। सबने पारसनाथ को जैसे हवा में उड़कर कुएं के भीतर जाते देखा। हम थारे को बड़ दयो, बांकेलाल राठौर गुर्राया और उसने प्रणाम सिंह पर छलांग लगा दी। प्रणाम सिंह ने बांके को दोनों हाथों से संभाला और कुएं में उछाल दिया। देवराज चौहान होंठ भींचे प्रणाम सिंह के सामने आ पहुंचा। तू कैसा है देवा? प्रणाम सिंह मुस्कुराया। क्या चाहते हो तुम? मुझसे कुश्ती लड़ो। मुझे हरा दोगे तो मैं जथुरा का पता बता दूंगा। तुम सबको कुएं में क्यों फेंक रहे हो? हारे हुए को मौत ही मिलती है। तुम्हारा मतलब कि जो कुएं में गए वो मर गए हैं? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मेरा तो यही ख्याल है, प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर कहा। एकाएक देवराज चौहान ने फुर्ती से झपट्टा मारकर प्रणाम सिंह की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ ली। उसी पल प्रणाम सिंह ने देवराज चौहान के पेट में घूंसा मारा। घूंसा क्या, लोहे का हथौड़ा था। देवराज चौहान पीड़ा से छटपटा उठा। गर्दन पर से हाथ हट गए। प्रणाम सिंह ने देवराज चौहान को थामा और कुएं में उछाल दिया। नहीं, नगीना चीख उठी। वो तेजी से कुएं की तरफ दौड़ी। मैं जानता हूं बेला कि तू रुकने वाली नहीं, प्रणाम सिंह बोला। तू देवा के पीछे कुएं में कूद के ही रहेगी। हुआ भी यही। नगीना कुएं की दीवार पर चढ़ी और इस तरह कुएं में कूद गई जैसे वो कूदते ही देवराज चौहान को बचा लेगी। अब सिर्फ 5 बचे थे, मखानी, कमला रानी, रुस्तम राव, तबेरा और रातुला। जो हुआ उसके लिए सब हक्के बक्के थे। बाप, रुस्तम राव हाथ जोड़े प्रणाम सिंह के पास आ पहुंचा। आप उनको कुएं में नहीं फेंकने का। डर गया त्रिवेणी? प्रणाम सिंह मुस्कुराया। हाँ बाप, मुझे बेवकूफ बनाता है। प्रणाम सिंह हंसा। मैं जानता हूं तू डरने वाला नहीं। तू तो नहीं बाप, अपन सच में डरेला। देख तेरे पांव पड़ता। रुस्तम राव ने नीचे झुकते ही प्रणाम सिंह की टांगे पकड़ी और तीव्रता से ऊपर को उठाते हुए झटका दिया। रुस्तम राव उसे कुएं में फेंक देना चाहता था। प्रणाम सिंह जोरों से लड़खड़ाया। कुएं की दीवार थामकर उसने खुद को संभाला। इसी पल रातुला भी प्रणाम सिंह पर झपट पड़ा। प्रणाम सिंह ने रातुला को बाह से पकड़ा और कुएं में उछाल दिया। इसके साथ ही
उसने रुस्तम राव को नीचे से पकड़कर उठाया और कुएं में उछाल दिया। अब सिर्फ 3 बचे थे, मखानी, कमला रानी और तवेरा। प्रणाम सिंह ने मुस्कुराकर तवेरा को देखा। तेरा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला तवेरा। मैं तुझे जानती हूँ प्रणाम सिंह, तवेरा गंभीर स्वर में बोली। तू तो महाकाली का खास आदमी है। प्रणाम सिंह मुस्कुराया। क्यों फेंक रहा है तू सबको कुएं में? जो हुक्म मिला उसे पूरा कर रहा हूँ, प्रणाम सिंह ने शांत स्वर में कहा। क्या है कुएं में? तवेरा ने पूछा। मैं क्या जानूं, महाकाली कहाँ है? नहीं जानता, बरसों हो गए उसे देखा नहीं, सिर्फ उसकी परछाई ही आती है सामने। जथुरा कहाँ है? नहीं जानता, परंतु जब से महाकाली ने जथुरा को कैद किया है तब से वो स्वयं भी नजर नहीं आई। क्यों, क्या रहस्य है इसमें? मैं नहीं जानता। तुमने भी कुएं में जाना है? खुद जाओगी या मैं उठाकर फेंकूं? मैं स्वयं जाऊंगी, तवेरा ने कहा और आगे बढ़कर कुएं की मुंडेर पर चढ़ी और भीतर कूद गई। प्रणाम सिंह ने अब बचे मखानी और कमला रानी को देखा। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी। क्यों भोले बलम? प्रणाम सिंह मखानी से बोला। तेरा क्या इरादा है? कुश्ती हो जाए? मैं सिर्फ औरतों से कुश्ती लड़ता हूँ, पूछ ले कमला रानी से। बता कमला रानी। ये बात तो तेरे मुंह पर लिखी है, पूछना क्या? क्या क्या लिखा है? ठरकी। क्या? प्रणाम सिंह ने झपट्टा मारा और मखानी को इस तरह दबोच लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। मुझे मत फेंक, मखानी चीखा। मुझे छोड़। प्रणाम सिंह ने मखानी को कुएं में फेंक दिया। आए, मर गई। ये तूने क्या किया? कमला रानी चिल्ला पड़ी। वो मेरे काम का आदमी था, तेरे को भी उसके पीछे भेज देता हूँ। प्रणाम सिंह कमला रानी की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, कमला रानी पलटकर भागी। मुझे नहीं जाना उसके पीछे। परंतु प्रणाम सिंह से बचकर कहाँ भाग पाती वो? प्रणाम सिंह ने उसे पकड़कर कंधे पर लादा और कुएं की तरफ बढ़ गया। मुझे छोड़ दो, मैं तेरे को खुश कर दूंगी, लॉटरी निकलवा दूंगी तेरी। एक बार सेवा का मौका तो दे, मैं तेरे को। प्रणाम सिंह ने कमला रानी को भी कुएं में फेंक दिया। शादी वाला घर था वो। ढोलक बज रही थी, तबले की थाप सुनाई दे रही थी। चारों तरफ खिलखिलाहटें फैली थी। हर कोई सजा संवरा घूम रहा था। बच्चे नए नए कपड़े पहने अपने ही खेल में लगे हुए थे। ब्याह के इस मौके पर जैसे औरतों को सजने संवरने का मौका मिल गया था। हर हसीन औरत भाग दौड़ में व्यस्त नजर आ रही थी। पुरुषों ने ज्यादातर सफेद कमीज पायजामा और गुलाबी पगड़ी बांध रखी थी। मकान पर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी। आंगन में घी के दीपक जल रहे थे। कुछ बूढ़े व्यक्ति सफेद कमीज पायजामा पहने एक तरफ चारपाइयों में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वहीं एक तरफ छोटे से मंच पर बैठा व्यक्ति देर से शहनाई बजा रहा था। बारात आने का वक्त हो रहा था और इसके साथ ही चहल पहल बढ़ती जा रही थी। भीतर एक कमरे में दुल्हन सजी बैठी थी। पास में उसकी सहेलियां मौजूद थीं। हर तरफ उल्लास और खुशी का माहौल था। घर के बाहर पास में ही बहुत बड़ा तंबू लगा था जहां से खाने के सामानों की महक आ रही थी। वहां पर बारातियों को खाना खिलाया जाना था। इस वक्त कोई भी फुर्सत में नहीं था। एक एक करके सबको होश आने लगा था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि वे कुएं में गिरे। जाने कितनी गहराई थी कुएं की कि गिरते गिरते होश गुम हो गए थे। बेहोश होने से पहले उनके जेहन में प्रणाम सिंह का चेहरा ही नाच रहा था। होश में आते ही उनके कानों में ढोल, तबले और सहनाई की आवाजें पड़ने लगी। म्हारे ब्याहों का बैंडो किधरो बजो हो? बाप, तेरी शादी होइला है क्या? म्हारे को भी यही सपनों आयो हो? बांकेलाल राठौर ने आंखें खोलते हुए कहा। ये सपना नहीं, हकीकत होइला बाप। सबको होश आ गया था। उन्होंने खुद को अंधेरे में घास पर पड़े पाया। सामने ही ब्याह वाला घर था। घर में लगी रोशनियां वहां तक आ रही थी। शोर शराबे की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ये हम कहाँ आ गए? मोना चौधरी कह उठी। भूख तगड़ी लग रही है। सामने ही शादी वाला घर है, नगीना बोली। भूख का तो इंतजाम हो ही जाएगा। वो बांदों का बापो प्रणाम सिंहो, बहुत बड़ो हरामी निकलो हो। पर हम हैं कहाँ? नगीना बोली। महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर, देवराज चौहान ने कहा। हमें यहीं पहुंचाने के लिए कुएं में फेंका गया था। यहाँ हमारा क्या काम? रातुला कह उठा। अवश्य कुछ तो होगा ही, तभी हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं।
देवराज चौहान ने कहा। तुम कुछ कहो तबेरा, रातुला बोला। अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तबेरा गंभीर स्वर में बोली। लेकिन इतना जरूर है कि महाकाली ने हमें भटकाने के लिए तगड़ा जाल फैला रखा है। वो हमें हर कदम पर उलझाए जा रही है। पहले बांदा ने हमें बातों में लगाकर आग वाले रास्ते पर जाने को तैयार कर लिया। फिर उस मकान में बांदा ने हमें उस रास्ते पर जाने को कहा। वहां से आगे हमें कुआं मिला और प्रणाम सिंह ने हमें कुएं में धकेल दिया और यहाँ आ पहुंचे। इस हिसाब से तो हम एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं चले, मोना चौधरी कह उठी। हाँ, हम इस वक्त भी महाकाली के इशारे पर ही नाच रहे हैं। तबेरा सोचों में डूबी थी। आखिर महाकाली चाहती क्या है हमसे? वो हमें जथुरा तक नहीं पहुंचने देगी। वो हमें भटका भटकाकर हमारी जान ले लेगी। ये नहीं होगा, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा। ये ही होगा। महाकाली की ताकतों का हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये तुम कहती हो? सच बात कहने में क्या बुराई है? तुम तो हमारे साथ इसलिए हो कि महाकाली द्वारा पैदा की गई मुसीबतों से बचाओगी। इस बात से मैं अब भी पीछे नहीं हट रही, परंतु महाकाली की हर हरकत का मुकाबला नहीं कर सकती मैं। जैसे कि आसमान से गिरते अंगारों की असलियत मैं नहीं समझ पाई कि तब मुझे क्या करना चाहिए। नीलकंठ तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, वो मुझसे कहीं आगे है, परंतु मिन्नों में आकर वो ज्यादा खुलकर काम नहीं कर सकता। ऐसे में वो शायद ही मेरे से ज्यादा काम कर सके, परंतु ये तो पक्का है कि मिन्नों को बचाने में वो पूरी ताकत लगा देगा, तबेरा ने सोच भरे स्वर में कहा। मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। मखानी ने पास पड़ी कमला रानी को पैर मारा। क्या है? कमला रानी झुंझलाई। धीरे बोल, लोगों को क्यों सुनाती है? मखानी ने तीखे स्वर में कहा। तूने मुझे पैर क्यों मारा? प्यार से मारा था। मैं सब समझती हूँ। यहाँ अंधेरा है, शादी ब्याह का माहौल है, मजे लेने के एक नहीं कई मौके मिलेंगे। मजे? कमला रानी ने उसे देखा। अंधेरे में, कोने में? इसके अलावा तेरे को कोई दूसरा काम नहीं? ये काम ही पूरा नहीं होता कि दूसरा कर सकूं। मखानी ने गहरी सांस ली। जब मेरे को कुएं में फेंका तो तेरे को क्या लगा? मैंने तो सोचा कि तू मर गया। फिर मैं रोई तड़पी कि मेरा मखानी मर गया। सच? तेरी कसम, मेरा तो दिल ही डूब गया था। फिर तूने क्या किया? मैंने तेरे पीछे कुएं में छलांग लगा दी। लगता तो नहीं कि तू इतनी बहादुर है। तेरे को उसने ही नीचे फेंक दिया होगा। वो तो मुझे बाहों में लेने को कह रहा था कि मुझे कुएं में नहीं फेंकेगा, परंतु मैं तो तेरी दीवानी हूं। लगा दी कुएं में छलांग। छोड़ो, बीती बातों पर क्या बहस करना। चल जरा अंधेरे में खिसक जाते हैं, प्यार करेंगे। तभी ब्याह वाले घर की तरफ से एक आदमी को इस तरफ आते देखा। वो सफेद कमीज पायजामे में था और सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधी हुई थी। उसकी चाल में खुशी के भाव थे। सबकी निगाह उस पर जा टिकी। वो पास आते ही कह उठा, ओह, बाराती पहले से ही आ पहुंचे हैं। बारात भी आती होगी। आइए भीतर चलिए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बाराती? रुस्तम राव के होंठों से निकला। बारातो बोध बनो हो हम, परो म्हारी बारातो कभो न निकलो हो। तुम कौन हो? देवराज चौहान ने पूछा। हम लड़की वाले हैं। चलिए भीतर चलिए आप सब। लेकिन रातुला ने कहना चाहा। तभी तबेरा ने रातुला का हाथ दबाया। रातुला ने तबेरा को देखा। मत भूलो कि हम महाकाली की मायावी पहाड़ी के भीतर हैं। यहाँ हर बात का कोई मतलब अवश्य है। ये हमें बाराती कह रहा तो हम बाराती बन जाएंगे। तबेरा का स्वर धीमा था। भूख भी लगी है, महाजन ने कहा। वो आदमी आदर भरे ढंग से खड़ा रहा। चल लो, बांकीलाल राठौर उठता हुआ बोला। ब्याहो वो तो देखो हो, यो ब्याह भी देख लयो। सब उठ खड़े हुए। आइए आइए, वो आदमी आगे बढ़ता कह उठा। सब उसके पीछे चलते मकान के गेट पर पहुंचे। वहां गुलाबी पगड़ी पहने 3-4 आदमी मौजूद थे। बांकीलाल राठौर मूछ पर उंगली फेरता सबसे आगे था कि एकाएक उसकी आंखें सिकुड़ी। मकान के भीतर से बांदा आता दिखा। सफेद कमीज पायजामे के ऊपर उसने गुलाबी पगड़ी बांध रखी थी। उसके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी। तम बांधो, स्वागत है आप सबका। बांदा पास में ठिठक कर मधुर स्वर में बोला।
तुम लड़की वाले हो? हाँ भंवर सिंह, लड़का ढूंढने से पहले म्हारे को पूछो तो लयो हो। वो क्यों? हम भी राजी हो वो ब्याह को। म्हारे को एको बहुत बड़ी शिकायत होवे। क्या? थारा बापो तो तुमसे भी बड़ो हरामी होवे। प्रणाम सिंहो नाम होवे ना उसो का? हाँ, वो ही मेरा पिता है। म्हारे को कुआं में फेंको दयो। पिताजी की इन्हीं आदतों से मैं परेशान हूँ। बहुत समझाया परंतु वो मानते नहीं। का समझायो? कि जिसको कुएं में फेंको गर्दन काट के फेंको, ताकि वो किसी से शिकायत न कर सके। तम सबो ही हरामी होवो। एक बातों तो बतायो। क्या? म्हारे ब्याह का इधरो कोई चांस होवे? कोई छोरी दूल्हों के वास्तव बैठी म्हारा इंतजार करो हो? यहाँ सब ब्याहता हैं। एक ही कुंवारी थी, उसका ब्याह आज हो रहा है। ब्याह तो भी चल जायो। सबके पति जिंदा हैं भंवर सिंह, तुम्हारा ब्याह नहीं हो सकता। तम तो हरामी हो वो, म्हारा कहीं पे जुगाड़ो भिड़ा दो। तभी पीछे से महाजन पास आया। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, जहां आप जाएंगे मुझे पाएंगे। बांदा मुस्कुराकर बोला। हमें भूख लगी है, चलिए उधर खाने का इंतजाम है, खाना भी तैयार है, सब मेरे पीछे पीछे आ जाएं। कहकर वो आगे बढ़ गया। सब उसके पीछे चल पड़े। बांदा भी यहाँ है। नगीना बोली, कुछ तो गड़बड़ होगी ही। तुम ठीक कहती हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह हमें हर बार किसी मुसीबत में डाल देता है। इस बार देखते हैं कि यह क्या करता है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी तवेरा के पास पहुंचकर बोली, तुम बांदा पर काबू नहीं पा सकती? नहीं, महाकाली ने इस वक्त बांदा को खास ताकतें दे रखी हैं। ये उन्हीं का फायदा उठा रहा है। तवेरा ने कहा, तुम महाकाली से बहुत कमजोर हो। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं महाकाली का मुकाबला कर सकती हूँ, परंतु तुम क्यों उस पर काबू पाने की सोच रही हो? बांदा महाकाली का भेदी है, ये सब कुछ जानता है और बार बार हमें मिलकर किसी नए रास्ते में फंसा देता है। अगर बांदा पर काबू पा लिया जाए, हम इससे अपने काम की कई बातें जान सकते हैं। जथुरा के बारे में जान लेना चाहती हो तुम? जथुरा के बारे में जान लेना चाहती हो तुम? सब कुछ, खास तौर से महाकाली का ठिकाना। महाकाली का ठिकाना कोई नहीं जानता। मैंने तो बरसों से नहीं सुना कि वो किसी के सामने आई हो। जहां भी जरूरत होती है अपनी परछाई को भेज देती है। उससे मिल पाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैंने तो सोचा था कि तुम इस बारे में कुछ कर पाओगी। ये बात नीलकंठ से क्यों नहीं कहती कि? वो सब देख सुन रहा है, मोना चौधरी कह उठी। यहाँ के हालातों से वाकिफ रहता है। जरूरत पड़ी तो वो जरूर कुछ करेगा। नीलकंठ के लिए भी ये सब हालात आसान नहीं हैं। वो सब खाने वाली जगह पर पहुंचे। तंबू लगा हुआ था, भरपूर रोशनियां थी, परंतु अगले ही पल वो ठिठक कर रह गए। खाने की एक टेबल गर्म खानों से भरी पड़ी थी। पास में कुर्सियां रखी थी। खाने की खुशबू वहां फैली हुई थी। हैरानी की बात तो यही थी कि उस टेबल के अलावा कहीं पर भी खाना और नहीं था, जबकि उन्हें लग रहा था कि सारा तंबू बारात के लिए खाने के वास्ते भरा पड़ा होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। ये सवाल सबके जहन में कौंधा। उन्होंने ठिठक कर बांदा को देखा तो बांदा कह उठा, क्या हुआ? बारात का खाना कहाँ है? आपके सामने टेबल पर, बांदा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन बारात का खाना तो? बारात आ चुकी है, बांदा बोला। आप सब ही तो हैं बाराती, आप लोगों ने ही आना था। हम बाराती होवे? हाँ, आप सब ही बाराती हैं। दूल्हो कौन होवे? आप सब में कोई एक दूल्हा बनेगा, लेकिन पहले खाना खा लीजिए। हम बनो दूल्हो। मैं बनूंगा, मखानी कह उठा। तू? कमला रानी हड़बड़ाई। तो मेरा क्या होगा? जो भी हो, मुझे क्या। जब भी तेरे को कहता हूं तू नखरे दिखाती है। खाना तो खा ले पहले, कमला रानी मुस्कुराई। फिर मैं घोड़ी बनूंगी, तू दूल्हा बनना। पक्का? कमला रानी ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ। मखानी खिल उठा और बांदा से बोला, मुझे नहीं बनना दूल्हा, अपनी कमला रानी ही ठीक है। मखानो, बांकीलाल राठौर कह उठा, तम बच गयो, वरनो हम थारो गलो अब भी बढ़ गयो हो। दूल्हा कौन बनेगा इसका फैसला दुल्हन करेगी, बांदा ने कहा। बांदा को घूरता देवराज चौहान कह उठा, आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो? ये तो कोई खेल नहीं देवा,
मुस्कुराया बांदा। खेल ही है, जहां हम जाते हैं वहां तुम या तुम्हारे पिता प्रणाम से ही आ जाते हैं और हमें मनचाही जगह धकेल देते हैं। आखिर तुम सब करना क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मेरा काम आप लोगों को भटकाकर गहरे खतरे में डालना है। गहरा खतरा? हाँ, आप लोग जल्दी वहां पहुंचने वाले हैं। अगर हम तुम्हारी बातें न माने तो माननी पड़ेंगी, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर तुम महाकाली की इस मायावी पहाड़ी से बाहर निकलना चाहते हो तो बता दो। मैं बाहर क्यों जाऊंगा? होने वाली इन बातों से तंग आ जाओगे तो अवश्य यहाँ से बाहर जाना चाहोगे। हम जथुरा को आजाद कराने आए हैं, वो आपकी मर्जी, परंतु इस कोशिश में आप सफल नहीं हो सकते। बांदा बोला। महाकाली से हम मिलना चाहते हैं, पारसनाथ ने कहा। महाकाली किसी से नहीं मिलती, वो सिर्फ अपनी परछाई को ही भेजती है बातचीत के लिए। उसकी परछाई से हमारी बात कराओ। ये बात तो महाकाली की मर्जी पर निर्भर है कि वो बात करना चाहती है या नहीं। बात करना चाहती होती तो अब तक आपके पास अपनी परछाई को भेज चुकी होती। बांदा ने नगीना देवराज चौहान को देखते हुए कहा। इन बातों को छोड़ो, पहले खाना खा लें, महाजन ने कहा। उसके बाद वे बांदा की तरफ से ध्यान हटाकर सब खाना खाने लगे। बांदा एक तरफ शराफत से खड़ा हो गया। मखानी ने रोटी पर सब्जी लगाकर कमला रानी की तरफ बढ़ाया। ले, मुंह खोल। क्यों, मेरे हाथ टूटे हैं क्या? मैं नहीं खा सकती, कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। समझा कर, मखानी प्यार से बोला। इससे प्यार बढ़ता है। प्यार? कमला रानी ने उसे घूरा। अभी तो तू ब्याह करने को तैयार था। वो तो यूं ही, मखानी ने दांत दिखाए, तेरे को चिढ़ा रहा था। मैं सब समझती हूँ, तेरे को इधर उधर मुंह मारने की बुरी आदत है। तू समझती नहीं कमला रानी, मखानी ने समझाने वाले स्वर में कहा। मैं ब्याह कर लेता तो तब भी तेरा ही रहना था। तेरे को भूल थोड़े ना पाता। तू तो मेरी जान है, तेरे बिना तो। बस कर, तेरी बात सुनकर तो खाया पिया बाहर आ जाएगा। तो पक्का है ना? मखानी ने धीमे स्वर में पूछा। क्या? खाने के बाद हम प्यार, मखानी ने कहना चाहा। पहले खाना खा ले, कहीं मेरा जवाब सुनकर तेरी भूख ही गायब ना हो जाए। जब तक खाना चलता रहा बांदा कुछ भी नहीं बोला। खाने से जब सब फारिग हुए तो बांदा कह उठा, चलिए दुल्हन के पास जाना है। क्यों? दुल्हन ने अपना वर चुनना है। तबला, ढोलक और शहनाई की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। हम में से कई पहले से ही शादीशुदा हैं, महाजन बोला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांदा ने मुस्कुराकर कहा। क्यों फर्क नहीं पड़ता? नगीना कह उठी। कंवारों में तो बाके रुस्तम या मखानी ही हैं। इसका फैसला दुल्हन करेगी। नगीना कुछ कहने लगी कि देवराज चौहान बोला, चुप रहो और देखो आगे क्या होता है। मेरे पीछे आइए। बांदा आगे और बाकी सब पीछे चल पड़े। चलते चलते देवराज चौहान और मोना चौधरी करीब आ गए। आखिर हम बांदा की बातें क्यों माने जा रहे हैं? मोना चौधरी बोली। हालात हमारे सामने ऐसे होते हैं कि हम अपनी सोचों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बांदा हमें जथुरा से दूर ले जाने की चेष्टा कर रहा है, मालूम है। देवराज चौहान गंभीर था। अब से हम बांदा की कोई बात नहीं मानेंगे। अभी से? अभी से? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें देख लेना चाहिए कि इस बार बांदा क्या चाहता है। ये हमारी मर्जी है कि हम उसकी बात माने या नहीं। मोना चौधरी ने खामोशी से सिर हिला दिया। बांदा के पीछे वे ब्याह वाले घर में प्रवेश कर गए। छोरे, बांकेलाल राठौर रुस्तम राव के पास पहुंचा। बोल बाप, तम कंपोटिशनों से हट जाओ। मैं समझेला नहीं बाप। तम बोलो कि तम ब्याहो न करो, मखानों को हम संभालो। दुल्हनों म्हारे से ही ब्याह करो हो। बाप, तेरे बस का कुछ नहीं होएला। टेढ़ा मत बोलो छोरे, सच कहेला हम। रुस्तम राव ने बुरा सा मुंह बनाया। इब की बारों मौको न चूको हम। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। कोई फायदा नहीं होएला बाप। तभी कमला रानी चलते चलते बांकेलाल राठौर के करीब आ गई। बांकेलाल राठौर ने उसे देखा। कमला रानी अदा के साथ मुस्कुराई। बांकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर जा पहुंचा। छाती कुछ फूल गई। तुम शादी करने जा रहे हो? कमला रानी ने प्यार से पूछा। कंपटीशन होवे, छोरा और मखानी भी लाइनों में लगो हो।
मखानी तो हट गया लाइन से। थारे को थैंक यू। तेरे को क्या जरूरत है शादी करने की? कमला रानी कह उठी। बहुत जरूरत तो होवे म्हारे को। क्या? बाके पल भर के लिए हड़बड़ाया, फिर कह उठा, बसो जरूर तो होवो, तम ही बोलो का करो हो ब्याह करके। बच्चे पैदा करते हैं, हम भी पैदा करो। मैं तो सोच रही थी कि तेरे साथ जोड़ा बना लूंगी। म्हारे संगो? मखानों ने मनो कर दयो का। वो पुराना हो गया है, तू नया है। तेरी मूछें मुझे बहुत पसंद है। थारे को प्रॉब्लम हो लगो हो म्हारे ब्याह से, तब भी तम हमारी राह में आयो हो। मैं तेरे को बहुत। तभी मखानी पास आ पहुंचा। क्या कर रही है इसके साथ? मखानी की आवाज में नाराजगी के भाव थे। भैया से बात कर रही हूं, तुझे क्या? भाइयों? बांकेलाल राठौर सकपकाया। समझा कर, इसे बहला रही हूं। बहला रही हो मुझे? मखानी ने आंखें निकाली। तुम दोनों को बहला रही हूं, यह तो बहुत खतरनाक होवे। यह तो। तभी बांदा एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने रुकता कह उठा, इस कमरे में दुल्हन है। भीतर से ढोलकी की और खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। आप लोग एक एक करके यहाँ से भीतर जाएंगे और दुल्हन आपको पसंद या नापसंद करने के बाद दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल देगी। बांदा ने मुस्कुराकर सबको देखते हुए कहा, तुम खेल क्या खेलना चाहते हो? कोई खेल नहीं देवा, ये तो ब्याह की रस्म निभाई जा रही है। बांदा ने कहा, इस रस्म की आड़ में तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो महाकाली का हुक्म बजा रहा हूं, और महाकाली नहीं चाहती कि हम तिलिस्म तोड़कर जथुरा को आजाद कराएं। वो क्या चाहती है मैं नहीं जानता, मैं तो उसके आदेशानुसार काम कर रहा हूं। बांदा ने सबको देखते हुए कहा, चूंकि इस काम में औरतों का कोई काम नहीं, इसलिए वो पहले एक एक कमरे में जाएंगी जिन्हें दूसरी तरफ से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मर्दों की बारी शुरू होगी। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नजरें मिली। इसके बाद हम बांदा की कोई बात नहीं मानेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। बांदा ने दरवाजा खटखटाया। अगले ही पल दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली 20 बरस की हसीन और खूबसूरत लड़की थी, जिसने आसमानी रंग का सूट पहन रखा था, दुपट्टा ओढ़ रखा था, चुटिया कूल्हों तक लंबी थी। हुक्म? वो बांदा से बोली, युवतियों को एक एक करके भीतर ले जाओ और दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दो। जी। फिर वो आगे बढ़ी और सामने खड़ी नगीना से बोली, आइए। नगीना उसके साथ जाने लगी तो मोना चौधरी ने टोका, पहले मैं जाऊंगी। ठीक है, आप आ जाइए। आगे बढ़कर मोना चौधरी ने भीतर प्रवेश किया। दरवाजा पुनः बंद हो गया। भीतर से हंसने खिलखिलाने की युवतियों की आवाजें बराबर आ रही थी। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। वो ही आसमानी सूट वाली युवती थी। अब आप आइए। नगीना कमरे में प्रवेश कर गई। दरवाजा पुनः बंद हो गया। दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? महाजन कह उठा। ब्याह वाला घर है, बांदा ने कहा। सब युवतियां शरारत से भरी पड़ी हैं। इस वक्त इन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं। ये एक एक को क्यों भीतर ले जा रही हैं? हमें इकट्ठे भी तो भीतर ले जाया जा सकता है। तबीरा ने कहा, ये बात तो ये युवतियां ही जाने। तभी दरवाजा खुला और आसमानी सूट वाली युवती कमला रानी से बोली, तुम आओ। कमला रानी ने मखानी से कहा, तुम ब्याह के लिए हाँ मत करना। मखानी ने कमला रानी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कमला रानी ने मुस्कुराकर कहा, उसकी तू फिक्र मत कर, तेरे को उसमें नहला दूंगी। ठीक है। मखानी खुशी से भर उठा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। कमला रानी कमरे में चली गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। छोरे, बाके रुस्तम राव के कान में बोला, बोल बाप, म्हारे को तो दुल्हनों के बदले यो आसमानी कपड़ों वाली ही बहुत पसंद आ गए हो। तेरे को तो सब पसंद आइला बाप। यो उम्रो ही ऐसी होवे, सबो ही भलो लगे हो। कमला रानी तेरे से क्या बात करेला बाप? दानो फेंको हो हम पे, दानो फेंको हो हम पे। अब वो देखो हो कि हमारा ब्याह हो जाइयो तो सबो कुछ देने में तैयार होवे। वो सब कुछ क्या बाप? मत पूछो छोरे, म्हारो पूरा ध्यानो दुल्हनों पर होवे। तन्ने म्हारे कंपटीशन में नहीं आनो। नहीं बाप, इस मामले में अपन नहीं पड़ेला। समझदारो होवो तम। तभी दरवाजा खुला। तबीरा भीतर गई। दरवाजा बंद हो गया। ये तो बहुतो ही देर लगो हो। हौसला रखेला बाप, म्हारो दिल बजो हो जोरों से।
घबराने का नहीं बाप, तम म्हारे साथो होवो ना, पक्का बाप, थारा ही सहारो होवे, एब म्हारे को पसीनो आयो हो, दुल्हन देखने से पहले ही तू पसीनों से भीगेला बाप, म्हारो यो ही आदतो होवे। तभी दरवाजा खोला और उस युवती ने सब पर नजर मारी। बांधक कह उठा, मर्दों में सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? मैं जाऊंगा, देवराज चौहान बोला। दरवाजे पर खड़ी आसमानी कपड़े वाली युवती मुस्कुराकर बोली, आइए, दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। देवराज चौहान खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। युवती ने दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चौहानो तो गयो, अब पीछे वाले दरवाजे से ही बाहर हो निकलो हो। ये शादीशुदा होइला, तुरंत पीछे वाले दरवाजे से दुल्हन इसे निकाइला। म्हारे को डर लगो हो कि दुल्हनो देवराज चौहानो को पसंदो न कर ले हो। देवराज चौहान शादी को तैयार नहीं होइला बाप, म्हारा चांसो खूबो हो, पक्का बाप। तभी दरवाजा खुला, वो आसमानी कपड़े वाली युवती दिखी। बांदा आगे खड़े महाजन से बोला, तुम जाओ। महाजन खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। देवराज चौहानों को पसंद तो न करो हो दुल्हनो? बाके ने जल्दी से पूछा। युवती उसे देखकर मुस्कुराई और दरवाजा बंद कर लिया। म्हारे को तिरछी नजरों से देखो हो, बोल लो ना। बाकीलाल राठौर ने गहरी सांस ली। बांदा मुस्कुराता हुआ बारी बारी सबको देखे जा रहा था। तभी दरवाजा खुला, पारसनाथ भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा पुनः बंद हो गया। बाकीलाल राठौर बांदा के पास पहुंचा। बांदो, बोल भंवर सिंह, म्हारा दिल जोरों से बजो हो कि वो म्हारे को पसंद करो या न करो, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। उधरो ब्याहों की तैयारियों सबो पूरो होवे ना? सब पूरी है। पंडितों ब्याह के फेरों वास्ते आ गयो? हाँ, वो तो कब से तैयार बैठा है। घोड़ी ना दिखो हो, घोड़ी ना दिखो हो, वो भी तैयार खड़ी है। बांदा ने कहा, दुल्हनों मारे को पसंद कर लियो तो कोई अड़चनो ना होवे ब्याह को। हाँ भंवर सिंह, तब तो तुरंत ब्याह हो जाएगा। बाकीलाल राठौर ने गहरी सांस ली। तभी दरवाजा खुला, मखानी भीतर चला गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। छोरे, बाकीलाल राठौर रुस्तम राव के पास पहुंचा। बोल बाप, यो मखानी गड़बड़ कर दयो हो। दुल्हनों मखानी को पसंद कर लियो तो मखानी ब्याह के लिए तैयार हो जायो। ये खतरा तो होइला। ऐसो हो गयो तो हम कमलो नानी से काम चला लियो। पहले ही सब सोचेला बाप। म्हारे को ब्याह की बहुत जरूरत होवे। गुरदासपुर वाली म्हारे को धोखो दे दयो। उसके बाद रातुला और फिर रुस्तम राव गया। अब बाकीलाल राठौर ही अकेला बचा था दरवाजे के बाहर। बांधो, बाकीलाल राठौर कह उठा, म्हारी बारो सबसे बादों में आयो हो। अब क्या चिंता, अब तो तुम ही बचे हो। वो पहले किसी दूसरों को पसंद कर लियो तो म्हारा नंबर तो कट गयो। बांदा मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहा। तुम क्यों मुस्कुरावो? तुम्हें बहुत जल्दी है ब्याह करने की। खासो जल्दी ना होवे, पर हो जावे तो हम भी ठिकाने लग जायो। बाकीलाल राठौर ने गहरी सांस ली। मैंने दुल्हन से कह रखा है कि मूछों वाले को पसंद करे। बांदा बोला, सच्चो? बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा। मन ने मूछों को बहुत प्यार से पालो हो, उसो ही प्यार से दुल्हनों को भी पालो। एक बार फेरे हो जाने दयो, काम हो जाने दयो। तभी दरवाजा खुला, आसमानी कपड़े वाली युवती दिखी। वो बांके से कह उठी, आइए आइए, अब तो आप ही का इंतजार है। म्हारा? बाकीलाल राठौर की आंखें चमकी। जी हाँ, अब तो सिर्फ आप ही बचे हैं। म्हारे को शिकायत होवे तब म्हारे को बहुत इंतजारो करायो, सब शिकायत दूर हो जाएगी। दुल्हन आपका इंतजार कर रही है। म्हारा? बांके ने बांदा को देखा। बांदा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा, आगे बढ़ा और युवती से बोला, चल लो, हम भी तैयार होवो। युवती ने रास्ता दिया। बांके ने भीतर प्रवेश किया तो युवती ने दरवाजा बंद कर लिया। बाकीलाल राठौर भीतर प्रवेश करते ही ठिठका। 10-12 युवतियां थीं वहां, सजी सवरी सी। हर एक के चेहरे से नूर चमक रहा था। खूबसूरती देखते ही बनती थी। एक युवती एक तरफ बैठी ढोलक बजा रही थी, दूसरी तबला बजा रही थी, बाकी
दुल्हन को घेरे बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। दुल्हन घूंघट ओढ़े शानदार बेड पर बैठी थी। ये सब देखते हुए बांके की आंखों में चमक थी। आसमानी कपड़े वाली बांके की बाह पकड़ते कह उठी, दुल्हन के पास तो चलिए, आप तो घबरा रहे हैं। बांके ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा, हाथ मूंछ पर पहुंच गया। हम आपो से कुछो कहो, कहो कहो, म्हारे को तो आप ही बहुत जचो हो। आसमानी कपड़े वाली खिलखिलाकर हंसी, फिर कह उठी, एक बार दुल्हन को देख लीजिए, उसके बाद आपको दूसरी पसंद नहीं आएगी। म्हारे को आप ही ठीको लगो। चलिए भी, दुल्हन को तो आपको देखना ही पड़ेगा। बादों में तम म्हारे को किधरों मिल लो हो। मैं तो दहेज में साथ चलूंगी। सच्चो? बिल्कुल सच, कसम से। फिरो ठीको, दुल्हनों भी मारी, सखी भी मारी। एक बात बतायो, क्या दुल्हनों को अभी तको कोई पसंदो ना आयो? नहीं, दुल्हन को तो मूछे पसंद हैं। वो म्हारी होवे तभी तो वो तुम्हें पसंद करेगी। चलिए, एक बार दुल्हन से हाथ फिरवा लीजिए। हाथ फिरवा लो? किधरो? चलो भी, वो बांके को खींचती कह उठी, इतनी बातें तो किसी ने भी नहीं पूछी। म्हारी जिंदगों का सवाल होवे, इसो वास्ते हम पूछो हो। बांके उसके साथ आगे बढ़ा। दुल्हन की सहेलियां शरारत भरे अंदाज में हंस रही थी। ढोलकी और तबला बजाया जा रहा था। ऐसे माहौल में अलग ही आनंद आ रहा था। आसमानी कपड़े वाली बांके को लेकर बेड के पास पहुंची और कह उठी, दुल्हन साहिबा, आपका मूछों वाला दूल्हा आ गया। बांके का हाथ मूछ पर पहुंच गया, गर्दन थोड़ी अकड़ गई। कैसा लगता है मूछों वाला कड़क गबरू? घूंघट उठाए बिना दुल्हन ने पूछा। दुल्हन की मादकता से भरी आवाज सुनकर बांके जैसे निहाल हो गया। मैं क्या बताऊं, आसमानी कपड़े वाली हंसकर बोली, बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा दूल्हा आपको चाहिए। बांकेलाल राठौर ने सहमति से सिर हिलाया, फिर कह उठा, हम थारे को बहुत सुखो रखो। और दुल्हन ने घूंघट की ओट से पूछा, हम थारे को लंबी मोटर गाड़ी दयो और थारे को दिल की रानी बनायो के पालो हो। थारी बहुत सेवा करो, थारे पांवों जमीन पर न पड़ने दयो कि मैले हो जावे। हम थारे को गोदी में खिलायो, बहुत प्यारों से रखो। और बांकेलाल राठौर के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। हर वक्त तो थारे दिलों को बहलाऊं। मेरी खूब सेवा करोगे? दुल्हन ने पूछा। खूब। मुझे खाना बना के खिलाओगे? बहुत बढ़िया खाना बनाऊं थारे वास्तों। प्यार में कोई कमी तो नहीं रखोगे? बहुत प्यार करूं थारे को, तब भी तो हम ब्याह करनो चाहो हो प्यारों के वास्ते। मेरे को बहन बना के रखोगे? हम थारे से राखो भी बनवायो। हम एकाएक बांकेलाल राठौर ठिठका और घूंघट को देखता कह उठा, हम थारे से ब्याह करो हो, थारे को बहन बना के ना रखो, और तो बना के रखो हो, फिर तो आप मेरे को पसंद हैं। बांकेलाल राठौर की आंखें चमक उठी। पक्का हम थारे को पसंद होवे? हाँ, तम हमारे से ब्याह करो हो? हाँ, चलो, बाहर पंडितों भी होवे, सबो इंतजाम होवे, हम जल्दों से ब्याह कर लियो। कितना परेशान है ब्याह को। आसमानी कपड़े वाली गहरी सांस लेकर कह उठी, दुल्हन को देखने की भी चाह नहीं। सारो जिंदगो दुल्हनों को ही तो देखना होवे। तभी दुल्हन ने घूंघट पलट दिया। दुल्हन पर नजर पड़ते ही बांकेलाल राठौर की आंखें फैल गईं। तम? साड़ी में प्रणाम सिंह मौजूद था। प्रणाम सिंह मुस्कुराया। तमने म्हारे को कुआं में फेंको हो, अब यहाँ पे दुल्हनों बन के बैठ गयो। तम बहुत बड़ो हरामो होवे। तम? तभी सारी युवतियां बांकेलाल राठौर पर झपट पड़ी। यो का करो हो? बांकेलाल राठौर ने बचना चाहा, परंतु युवतियों ने उसे अच्छी तरह जकड़ लिया। साड़ी में फंसा प्रणाम सिंह बेड से नीचे उतरा और थोड़ा सा झुकते हुए बेड को धकेला तो बेड बेआवाज सा एक तरफ सरकता चला गया। उसके नीचे खाली जगह दिखाई दी। उधर दो युवतियां तबला और ढोलक बजाए जा रही थी। प्रणाम सिंह पीछे हटता बांके को पकड़े युवतियों की तरफ इशारा किया। यो का करो, मन्ने एको से ही ब्याह करनो होवे, सबों से नहीं। बांकेलाल राठौर युवतियों की पकड़ में हड़बड़ाया सा खड़ा था। युवतियां बांके को धकेलकर बेड के नीचे वाली खाली जगह पर लाई। एब समझो, यो थारा पीछे वालो दरवाजो होवे, इधरो ही तमने सबों को फेंको हो, एब म्हारे को फेंको इधरो।
युवतियों ने उसे धक्का देना चाहा, परंतु बांके खुद को संभालता कह उठा, प्रणाम सिंहों, हम थारे को बड़ दयो, हम थारी औलादो बांधो को भी। तभी युवतियों ने मिलकर उसे उठाया और बेड के नीचे की खाली जगह के भीतर फेंक दिया। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। अब आपसे मुलाकात होगी महाकाली के चौथे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, कृपया कमेंट भी अवश्य लिखें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।